कई लोगों ने प्रोमिसेस किए, जो जिन्होंने मेरे काम देखे थे, हमारे अपने सर्कल के डायरेक्टर्स थे, मतलब उन्होंने भी ऐसे वैसे कर दिया जैसे वो मुझे जानते ही नहीं। वो तो हम बहुत हैरान हो गए, हमको तो लगा था कि बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, कुछ बातें करेंगे, समय ही नहीं दे रहे। 2 दिन समय नहीं दिया, तीसरे दिन ऐसे बाहर आके बोलती है अभी नहीं, बाद में बात करते हैं, बाद में जाते। मेरा कोई गॉडफादर तो था नहीं वहाँ बॉम्बे, तो हेल्प करता। तो मुझे अपने काम के माध्यम से, काम की ताकत से ही मुझे दूसरे काम लेने थे। जो काम आज मैं कर रहा हूँ, जो सम्मान, जो कुछ भी हमको मिला है, जो भी मेरी उपलब्धियां हैं, वो मुझे सिर्फ रेपर्टरी कंपनी में 10 साल रहने की वजह से मिली। हेलो फ्रेंड्स, क्यों घंटी बजी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज स्वागत करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के नए गेस्ट और अमेजिंग थिएटर एंड फिल्म आर्टिस्ट जनाब गोविंद नामदेव जी। गोविंद नामदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह उस्ताद, वाह उस्ताद। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को प्रणाम कर लेता हूँ। जी जी जी। मैं अपने सभी दर्शकों को, जो मेरी फिल्में देखते रहे हैं इतने सालों से, मुझे, मैं नहीं कहूँगा झेलते रहे हैं, मेरे काम को देखते रहे हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करते रहे हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने जो मुझे प्यार स्नेह दिया, इतने सालों से मेरी फिल्में देखी, मेरे वो कैरेक्टर्स देखे, मेरा अभिनय की शैली देखी, मेरे अभिनय का जो भी उतार चढ़ाव है वो देखा और उसको अप्रिशिएट किया। वो अप्रिसिएशन की वजह से ही आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। गोविंद जी, कमिंग बैक टू द थिंग कि बड़ा इंटरेस्टिंग ये है आपका जिंदगी का जो सफर है। अभी तो बहुत हजारों साल चलना है विद सक्सेस, लेकिन आपने किताब जबरदस्त लिखी। मधुकर शाह जो बुंदेलखंड के नायक है, आप भी बुंदेलखंड से हैं, आप भी बुंदेलखंड के नायक हैं, और सभी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने इनॉग्रेट की है आपकी किताब। आप ये बताएं, शुरू इतनी पॉजिटिव नोट से करते हैं क्योंकि आप में ऊर्जा भरी हुई है, आप में इतनी पॉजिटिव ऊर्जा भरी है कि आपकी हर पिक्चर जो हमने देखी है सुपर हिट लगी है और काफी श्रेय आपको जाता है। और आपका काम, आपकी जो मेहनत है आपके काम में दिखती है, मतलब वो आपकी मेहनत आपके काम में दिखती है, वो किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तो सर, आपको कैसा लगा कि अमिताभ बच्चन जी ने आके आपके किताब का विमोचन किया, आपको एक पेट्रियट कहा कि इतनी सुंदर किताब है, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं घर जाके इसको पढ़ूंगा और शायद वापस आपको फोन करूंगा। जी जी जी। हाँ, इसका एक छोटा सा इतिहास है। हाँ जी। मैं सागर मध्य प्रदेश का हूँ, मैं बुंदेलखंड से हूँ, और मैं हमेशा ये महसूस करता हूँ कि जो आपकी जन्मभूमि है, जहाँ पैदा हुए हैं, जिस भूमि पर आप पैदा हुए हैं, एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है उस जमीन के प्रति आपकी, एक जिम्मेदारी मैं महसूस करता रहा हूँ हमेशा से कि मुझे अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ तो, जिसको मैं कर्ज मानता हूँ, कुछ तो कर्ज उतारना है। पूरा तो उतारा जा नहीं सकता, माता होती है। बहुत ये संस्कार है मेरे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, या कोई बड़े बड़े जो शब्द आप सोच सकते हैं कि जन्मभूमि और माता भूमि। मैं हमेशा से महसूस करता हूँ कि हर व्यक्ति के लिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जहां वो पैदा हुआ है, जिस परिवार में वो पैदा हुआ है, उसके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है उसकी कि वो उसका नाम ऊंचा करे, उसका नाम लोगों में फैलाए, उसके बारे में बताए। तो मैं हमेशा ये महसूस करता रहा, और इसी संस्कार पर आधारित मेरे सारे जो बुंदेलखंड से जुड़े हुए प्रोग्राम्स हैं, प्लानिंग है, योजनाएं हैं, वो उस हिसाब से बनती रही हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करने के बाद मैंने वहाँ थिएटर एक्टिविटीज शुरू की, ये इस थॉट के साथ कि ये कमाल का इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनली नोन, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है। अगर यहाँ हमारे बुंदेलखंड के बच्चे आगे पढ़ेंगे तो वो वापस आके हमारे बुंदेलखंड का नाम कर सकते हैं।
इस थॉट के साथ मैंने वहाँ पर थिएटर एक्टिविटीज शुरू की और फिर वहाँ के लोगों के साथ मिलके एक थिएटर ग्रुप बना अन्वेषण नाम से, और वहाँ हमने थिएटर एक्टिविटीज शुरू की। किस नाम इसी से दौरान नाम किस नाम से था वो? अन्वेषण थिएटर ग्रुप। अन्वेषण थिएटर, अच्छा जी जी। तो उस थिएटर के माध्यम से और सागर यूनिवर्सिटी के माध्यम से मैं वहाँ के बच्चों को ट्रेंड करने लगा, बीच बीच में जाके जैसे समय मिलता मैं जाके वहाँ उनको ट्रेनिंग देता और उनके साथ नाटक डायरेक्ट करता, उनको दिखाता, उनको समझाता, सिखाता कि कैसे नाटक, अच्छा नाटक क्या है, अच्छा नाटक करना क्या होता है, अच्छा अभिनय करना क्या होता है, खराब अभिनय क्या होता है। ये सब चीजों को मैं उनको पारंगत करना शुरू किया और उसी का एक नतीजा रहा कि कुछ जैसे आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी और इससे के श्रीवर्धन जो सनसनी करते हैं, सनसनी फैलाते हैं, आपने देखा होगा। करेक्ट वो हमारे वहीं के यूनिवर्सिटी के ही है। तो ये सब फिर उनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंचने के लिए इंस्पायर करके उनको तैयारी करा के और इस तरह से वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आए और वहां से निकलने के बाद उन्होंने इतना नाम किया। जो मेरी सोच थी, जो मेरा थॉट था कि यहाँ के बच्चे बाहर निकल के अपना नाम भी रोशन करें, हमारे बुंदेलखंड का भी नाम रोशन करें। वो सब उसी संस्कार की वजह से, मैं ये संस्कार शब्द इस्तेमाल किया, मैंने उसी संस्कार के तहत मैंने ये बात आपको रेफरेंस में बताई है। इस तरह से मैंने वहाँ थिएटर एक्टिविटीज शुरू की और इस तरह से आप समझ सकते हैं मैं बुंदेलखंड के लिए कितना लगाव अपने अंदर महसूस करता हूँ। वो इमोशन दिख रहा है वो इमोशन दिख रहा है। उसके बाद मैं NSD रेपर्टरी कंपनी आ गया। NSD का कोर्स करने के बाद 78 में मैंने कोर्स किया। 75 से 78 तक मैंने NSD से कोर्स किया और कोर्स करने के बाद चूंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्होंने मुझे मतलब मजबूर किया कि मुझे जो भी काम करना है, अगर परफेक्शन के साथ नहीं किया, अगर उसका इम्पैक्ट लोगों पर नहीं पड़ा तो वेस्ट है। एक थॉट ही मेरे मन में हमेशा रहता था। NSD निकलने के बाद जब ये प्रश्न आया कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे और दूसरे जो क्लासमेट्स रहे, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, करण राजदान, कविता चौधरी, अनंत देसाई, तो ये सब हम आपस में डिस्कस करते रहते थे कि अभी करण जैसे बोलते थे कि मेरी तो पूरी तैयारी है, मेरी तो डायरेक्टर से बात भी हो गई है, यहाँ से निकलने के बाद सीधा जाके मैं शूटिंग करने वाला हूँ। और तो हमको बड़ी जलन सी होती थी कि इसकी ऑलरेडी बात हो रखी है। और फिर अनुपम कहते थे मुझे पहले लखनऊ जाना है, वहाँ थोड़ा सा पढ़ाना है, फिर वहां से मैं बॉम्बे जाऊंगा। इस तरह के सतीश कौशिक कहा करते थे कि मुझे भी बॉम्बे निकलना है, मैं भी वहीं जाके जो भी करना है वहां करूंगा। इस तरह से लोग अपनी अपनी योजनाएं, प्लानिंग बताया करते थे। मुझे महसूस होता था कि मैं अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ, इतना मैच्योर नहीं हुआ हूँ कि किसी बड़े स्टार के सामने खड़े होकर अपना 100% दे पाऊं। मुझे लगता था कि मैं सहम जाऊंगा, मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा और इमेजिनेशन में ही मैं उनके सामने एक्ट करने की कोशिश करता था। तो इमेजिनेशन में भी मैं फेल हो जाता था। अच्छा, वहां भी टेंशन हो जाती थी। तो मुझे लगता था कि नहीं, ये करेक्ट नहीं है, मुझे अभी और सीखना है, मुझे अपना वो कॉन्फिडेंस लेवल गेन करना है जो सामने वाले को टक्कर देने के लिए खड़ा हो जाए। तो इसके लिए मुझे लगा कि मुझे और सीखना चाहिए ताकि मेरे काम का इम्पैक्ट पड़े और एक काम से मुझे और 2 काम मिले। मेरा कोई गॉडफादर तो था नहीं वहां बॉम्बे में जो हेल्प करता। तो मुझे अपने काम के माध्यम से, काम की ताकत से ही मुझे दूसरे काम लेने थे। तो हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक प्रोफेशनल विंग है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी। हाँ, मैं इसे यही पूछना चाह रहा था, आपने पहले ही जवाब दे दिया। हाँ, इसके बारे में बताया जो रेपर्टरी कंपनी है। हाँ,
तो ये वो रेपर्टरी कंपनी इसी का विंग है, इन्हीं के द्वारा वो चला रहे हैं या कोई और जी अलग गवर्निंग बॉडी है उसकी? एनएसडी का ही ऑपरेशन है, एनएसडी का ही एक विंग है जी। ठीक। यहाँ पर। जो भी एनएसडी से ट्रेन होकर निकलते हैं या दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट से थिएटर में ट्रेनिंग करके निकलते हैं, उनको मेरिट बेसिस पर वहां एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। वेरी गुड। और इसके 3 ग्रेड होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। और लिमिटेड नंबर ऑफ आर्टिस्ट होते हैं। जैसे हमारे टाइम में 18 हुआ करते थे, 18 टोटल शायद अभी हाँ टोटल 18, अभी शायद 24 हैं या इस तरह। तो ए बी और सी जो 3 श्रेणियां हैं, इसका क्या मतलब हुआ? ये ऐसा है कि ग्रुप में काम करते करते जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत फाइननेस के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, मेच्योरिटी के साथ काम करते हैं, उनको उस ग्रेड में अपग्रेड कर दिया जाता है। ठीक है। तो उसका एक लेवल है, हर चीज में परफेक्शन, और जो जब भी वो परफॉर्म करेगा तो एकदम बात कुछ अलग ही होगी। तो बेसिकली वहां पर आपको थिएटर ही करना होता है या कोई और काम लिया जाता है? वो ग्रुप तो सिर्फ नाटक ही करता है, मतलब हम उस ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक। सो इस तरह से हमने उसमें जैसे उस ग्रुप में सभी एनएसडी से ट्रेन हमारे सीनियर्स और जो जिनका एक्सपीरियंस्ड मतलब सालों का अनुभव, इस तरह के आर्टिस्ट उस ग्रुप में थे। उनमें कुछ एक नाम श्री मनोहर सिंह जी, सुरेखा सीकरी जी, उत्तरा बावकर जी, ये ऐसे नाम थे लेजेंड्स। मतलब अभी तो नहीं है, मैंने बहुत सीखा है उनसे, उनको हमेशा प्रणाम करता हूँ। वो जब परफॉर्म करते थे उस समय, तो हम जैसे एनएसडी से निकले थे, वो वहाँ के मेन एक्टर्स थे जी। एक प्ले देखा था मैंने, लुक बैक इन एंगर, जो हमारे इब्राहिम अलकाजी साहब ने डायरेक्ट किया था, जो हमारे गुरु रहे हैं, जो हमारे नेशनल स्कूल ड्रामा के उस समय के डायरेक्टर रहे हैं। मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं एक सब सन्नाटा छा गया था जब पूरा नाटक खत्म हुआ मेरे दिमाग में कि मैंने क्या नाटक देखा। क्या तो नाटक था, क्या उसका कंटेंट था, और क्या इन्होंने एक्टिंग की थी, क्या एक्टिंग का लेवल देखा मैंने आज। मतलब उस समय जो भी मैच्योरिटी लेवल था मेरा, उस जो भी एक्सपीरियंस था, मैंने इस तरह का नाटक पहले कभी देखा ही नहीं था, कभी नहीं देखा था। तो मैं एकदम से सन्नाटे में आ गया। मुझे लगा कि यार ये क्या है, काम करो, अभिनय करो तो इस लेवल का करो, नहीं तो मुझे अभिनय करने का हक ही नहीं है। जो सोच मेरा रहा करता था, करेक्ट, इम्पैक्ट जो भी करो इम्पैक्टफुल करो। तो मुझे लगा, तो मुझे उस समय जब हम लोग आपस में प्लानिंग कर रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे लगा कि मुझे इस ग्रुप में जाना चाहिए, इन लोगों के बीच में रहना चाहिए, इन लोगों से पूछ के, इनके साथ बैठ के इनसे सीखना चाहिए कि ये इमोशंस आप कैसे लेके आते हैं, ये डायलॉग डिलीवरी करते हुए आप कैसे पूरी बॉडी लैंग्वेज, कैसे कैरेक्टर में इन्वॉल्वमेंट ले आते हैं जी, वो कैरेक्टर कैसे इमोशंस की डिग्रीज आप एकदम खटाक से ले आते हैं। तो ये सब चीजें सीखने के लिए मुझे इनके साथ रहना पड़ेगा जी। इनके साथ रह के मुझे इनसे ये सब सीख के अपना वो लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और वो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, जो मैं किसी भी स्टार के सामने खड़े होके अपना 100% दे सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे रेपर्टरी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। पता लगा कि मनोहर सिंह जी ने 3 साल कोर्स करने के बाद रेपर्टरी में तकरीबन 6-7 साल और हो गए हैं, मतलब 10 साल का अनुभव हो गया उनका। किसी का 9 साल का, किसी का 8 साल का। मैंने डिसाइड किया मुझे भी 10 साल रहना है। पर सर, वो 10 साल रहने की जगह अगर आप 3 साल करते, 4 साल करते और बाकी 6 साल बॉम्बे में गुजारते तो ज्यादा बढ़िया नहीं होता?
नहीं। अच्छा। जो काम आज मैं कर रहा हूँ, जो सम्मान, जो कुछ भी हमको मिला है, हाँ। जो भी मेरी उपलब्धियां हैं, जी। वो मुझे सिर्फ रेपर्टरी कंपनी में 10 साल रहने की वजह से मिली है। जो कैरेक्टर्स मैंने किए हैं, जो यादगार कैरेक्टर्स हैं लोगों के जहन में अभी तक, जी, वो सिर्फ रेपर्टरी कंपनी के अनुभवों से मिली है जो मैंने वहां लिया है। करेक्ट। हो सकता है 3 या 4 साल करने के बाद कुछ और मुझे मिलता, लेकिन ये नहीं मिलता जो मैं अभी महसूस अब मिल रहा है। क्या बात। ये मेरे जीवन के जो 11 साल हैं, 10 साल की जगह मैं 11 साल वहां रहा, ये मेरा गोल्डन पीरियड है मेरी लाइफ का। जो उपलब्धियां मैंने यहाँ हासिल की हैं, जो गेन मैंने यहाँ रेपर्टरी कंपनी में रह के किया है, वो गेन मुझे बड़ी बड़ी फिल्में करने के बाद भी नहीं हुआ है। वो आनंद, वो एंजॉयमेंट, जो आत्मिक सुख संतोष मुझे यहाँ रह के मिला है, मुझे फिल्मों में, बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने के बाद भी नहीं महसूस हुआ है। इसमें एक रेफरेंस मैं दे सकता हूँ। हाँ। छोटा सा एक प्ले था हमारा अंधा युग, अगर आपने नाम सुना हो, धर्मवीर भारती जी का है, हिंदी का क्लासिक है हिंदी का। वो हमने तैयार किया था जर्मनी में शो करने के लिए। बर्लिनर फेस्टिवल होता है, दुनिया का एक बड़ा थिएटर फेस्टिवल है, बर्लिन में होता है, जिसमें दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी नाटक मंडलियां आती हैं, अपना शो परफॉर्म करती हैं। उसमें मैं मेन कैरेक्टर कर रहा था, अश्वत्थामा नाम का। और वैसे भी मतलब रेपर्टरी कंपनी है तो सभी टैलेंटेड, मैच्योर्ड, एक्सपीरियंस एक्टर्स उसमें रहे, उत्तरा बावकर जैसे। सो हमने वहां शो किया, इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। उस थिएटर में साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन की व्यवस्था थी। मतलब उनका दुभाषिया हमारे नाटक के एक एक लाइन को अपनी भाषा में लोगों तक पहुंचा रहा था। और धर्मवीर भारती जी का जो ये नाटक है, इतना गहरा है, एक एक दो दो लाइनों में कितने कितने अर्थ छुपे हुए हैं। हमारी इंडियन फिलॉसफी और वॉर, अगेंस्ट वॉर हम क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या हम कहते हैं, क्या क्या हमारा दर्शन, हमारा भारतीय दर्शन कहता है, वो सब है उसमें। और चूंकि जर्मन्स ने विश्व युद्ध 2 में बहुत युद्ध भोगा है, तो वो उनका बहुत इमोशनल लगाव है वॉर और वॉर से रिलेटेड सारी बातों का। तो वो जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ रहा था, वो सख्ती में आ रहे थे जी। और हम परफॉर्म करते हुए हमको लग रहा था कि यार वो क्या रहा है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। और वो एकदम सीरियस मैटर हो गया उनके लिए। अच्छा। तो वो बिल्कुल सीरियस उसमें मोड में चले गए, और हमको लग रहा कि शायद उनको समझ में नहीं आ रहा, टेंशन हो गई। हमने अपने जो सीनियर्स थे, बाकी ऑर्गेनाइज करने वाले, उनके भेजा उनको पीछे की, जाओ देखो सुनाई तो पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारी, और हम करे जा रहे हैं। उस टेंशन में थोड़ा सा और वो इंटेंसिफाई हो गया वो नाटक। सो करते 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 जैसे ही नाटक खत्म हुआ, और नाटक खत्म होने के बाद हमारा कस्टम है, हम कर्टेन कॉल के लिए एक एक करके सब आते हैं स्टेज पर, और 3 बार प्रणाम करते हैं। हम तकरीबन 39 लोग थे। धन्यवाद। एक एक करके आए, सबने नमस्कार किया, 1 बार 2 बार 3 बार नमस्कार किया और खड़े हो गए, इस इंतजार में कि अभी तालियां बजाना। तालियां बजी, खूब जम के बज रही हैं। हम सोच रहे हैं कि अभी तालियां बंद होंगी तो कुछ संवाद होगा। उनका दुभाषिया हमारे साथ खड़ा था। तालियां बंद ही ना हो, चल रही हैं। अब जब एक पॉइंट आ गया कि ये तो कुछ ज्यादा हो गया, तो तालियां भी ज्यादा हो गई। तो हमने एक दूसरे की तरफ देखा कि क्या करना है। तो हमने तय किया कि मतलब इशारों में थोड़ा और रुके हुए हैं। तालियां बज रही, बंद ही नहीं हो रही।
तो हमने फिर एक दूसरे को इशारा किया, क्या तो हमने तय किया कि एक काम करते हैं, स्टेज खाली कर देते हैं, अच्छा। एग्जिट ले लेते हैं, हाँ। तो तालियां बंद होंगी, उसके बाद फिर हम कुछ आगे बात करेंगे या जो भी आगे हाँ। फॉर्मेलिटीज होंगी। तो धीरे धीरे करके हम लोग बाहर निकल गए, स्टेज तालियां खाली और तालियां बजे ही जा रही, वाह, बजे ही जा what a रही, scene, बजे ही जा रही, what a बजे ही scene, जा रही। वाह, इसका भी एक पॉइंट आया कि एक पॉइंट के बाद लगने लगता है यार ये अब क्या करना है। हम लोग विंग में खड़े, अब इशारा कर रहे हैं कि अब क्या करें, स्टेज खाली है, तालियां हाँ। नहीं बंद हो रही। तो हमने डिसाइड किया कि एक बार और स्टेज पर चलते हैं। अच्छा, और फिर तो हम एक तालियां। बार फिर आए हम लोग, फिर हम कस्टम के नमस्कार, हिसाब 3 से बार। सब लाइन में खड़े हो गए, एक बार नमस्कार, 2 बार नमस्कार, 3 बार नमस्कार, वापस आके फिर खड़े हुए हैं, तालियां चालू हैं, चालू हैं, तालियां चालू हैं। सुपर सर, उसके बाद हमने फिर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर तालियां। हमने आवाज लगाई, बहुत बहुत धन्यवाद, हमने अपनी तरफ से बोलना शुरू कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी भाषा में, ताकि ये लोग थोड़ा सा तालियां बंद करें और फिर कुछ बातचीत शुरू हो। ये पूरा एपिसोड 6-7 मिनट चला। जर्मन्स ने 6-7 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन हमारे नाटक को दिया। ये जो फील है, ये अचीवमेंट का, ये अचीवमेंट का फील जो उस समय मैंने महसूस किया है, आज तक उस फीलिंग का मुकाबला कोई भी अचीवमेंट नहीं कर सकता, ना कोई अवार्ड कर सकता है सर। जी जी बिल्कुल सर लाइव तालियां बज रही है, 8 मिनट नॉन स्टॉप, स्टेज खाली हो गया, फिर भी तालियां बज रही है, मतलब कमाल का उन्होंने अप्रिशिएट किया। और वो भी वहां की पब्लिक, हाँ, जो और ट्रांसलेशन में चल रहा है सारा काम। जी जी ट्रांसलेशन। तो मैं ये बता रहा था कि वो शायद मैं 3 या करता तो ये नहीं होता। ये आपकी उस बात का जवाब है। हाँ, पर जब मैंने 11 साल किया तब ये हुआ। गोविंद जी, नहीं बिल्कुल, पर गोविंद जी वो फील क्या थी कि बुंदेलखंड का नायक और बुंदेलखंड का नायक के बारे में किताब, और फिर अमिताभ बच्चन जी ने जो आपकी किताब का विमोचन किया, वो क्या फीलिंग थी सर? वो फीलिंग भी जबरदस्त थी। उसका छोटा सा मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। जी जी जी। जो मैं बताने वाला था, फिर हम दूसरी तरफ हम टर्न करके, नहीं तो मैं तभी वापस आ गया। तो वो करते करते करते, चूंकि मेरी एक्टिविटीज सभी लोगों को, थिएटर के लोगों को मालूम थी कि मैं बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ हूँ और बुंदेलखंड में एक्टिविटीज मैं शामिल, मतलब एक्टिविटीज करता हूँ। तो नेशनल स्कूल ड्रामा के डायरेक्टर वामन केंद्रे थे जिस समय, तो उनके साथ मेरा अच्छा संबंध था। वो बीच बीच में मैं एक और अनुबंध हमने किया था, वर्बल अनुबंध, कि मैं हर साल एनएसडी में 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए, जितना भी अवेलेबल होंगे डेज, उसके लिए एक वर्कशॉप करूंगा आउट गोइंग बैच के साथ, 10 दिन का या 7 दिन, और उनको वो टिप्स बताऊंगा, उनको जो मैंने सीखा है, जो कुछ फाइननेस मेरे काम में आई हैं, वो कैसे आ सकती हैं, ये सब चीजें हम उनको सिखाएंगे, बताएंगे। तो वो सिलसिला अभी तक चालू है, तकरीबन 15 साल हो गए। वो मैं उस तरह से आता जाता रहता था। तो जी हमारे डायरेक्टर वामन केंद्रे जी ने हमसे बोला कि आप बता रहे थे कि आप सागर नाम है मेरे शहर का, बिल्कुल, वहाँ आप वर्कशॉप करना चाहते हैं एनएसडी की तरफ से, आप चाहते हैं कि एनएसडी वहाँ वर्कशॉप करे। मैं कहा करना है। उस वर्कशॉप के तहत ये होता है कि जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं वो एनएसडी से जाते हैं, मतलब वो प्रोफेसर्स, वो लेक्चरर्स, वो विजिटिंग एक्सपर्ट्स हो गए। हाँ, हम नहीं, विजिटिंग नहीं, एनएसडी के जो एम्प्लॉय, एनएसडी के एम्प्लॉय विजिटिंग हो गए ना, एक तरीके से दे आर ट्रैवलिंग टू सागर। हाँ, नहीं, कई तो ऐसे होते हैं जो एनएसडी में विजिटिंग करते हैं। करेक्ट, ओके। ये वो जो हमारे गुरुजन रहे हैं, ओके, वो आके वहां सिखाएंगे। अच्छा, तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी।
तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि इस प्रोग्राम के तहत कम से कम ये वाला काम हो जाएगा तो वहाँ के बच्चों को और अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिलेगा, एक संस्कार मिलेगा थिएटर करने का, अच्छा थिएटर समझने का। बिल्कुल। तो मैंने कहा हाँ करना है, बिल्कुल करना है। मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो बोले अच्छा ठीक है, लेकिन उसमें शर्त ये रहेगी कि आपको वहाँ का हेड बनना पड़ेगा, कैंप का हेड। उपस्थित मतलब एक कैंप का हेड बनना पड़ेगा 1 महीने, इसका मतलब कि कम से कम 1 महीना मुझे वहां देना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं बॉम्बे में हूँ, प्रोफेशनल हूँ। बोले आप देखो अगर ऐसा हो सकता हो तो बताओ। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। उनको पता था कि हाँ करेंगे अगर इनको सागर लेके जाना है तो। उनको पता था कि बुंदेलखंड से कितना जुड़ा हुआ हूँ मैं और कितना कंसर्न हूँ मैं कि लोग वहाँ के ज्यादा अच्छी चीजें सीखें। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं 2 दिन में बताता हूँ। तो मैं सोचने लगा, ऐसे जोड़ तोड़ करने लगा कि कैसे होगा कैसे, और फिर ये हुआ कि अगर मैं ये काम 6-7 महीने के बाद करूं तो मैं प्लान कर सकता हूँ। जो 6-7 महीने तक के प्रोग्राम्स हैं शूटिंग वूटिंग के, वो होने के बाद मैं उसमें प्रोग्राम बना सकता हूँ। तो मुझे उसमें संभावना दिखाई दी। मुझे लगा चलो कम से कम कहने के लिए मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि भाई 6-7 महीने की बात कर सकते, उस समय करते हैं। फिर मैंने सोचा अगर मैं 6-7 महीने की बात करूंगा भी तो मैं किस तरह से करूंगा, एकदम से 1 महीने के लिए मैं बॉम्बे से अवे नहीं हो सकता। तो मैंने ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाया कि इसको 3 टुकड़े में करूँ, मतलब एक हफ्ता करूँ, उसके बाद 4 दिन का गैप लेके, और फिर 10 दिन, उसके बाद 3 दिन का गैप लेके, इस तरह से, ताकि जो अर्जेंट काम है वो इन 3-4 दिनों में मैं कर सकूं, निपटाया जा सके। हाँ। तो इस तरह से मैंने अपना प्रोग्राम बना लिया और मैंने उनको फोन किया, भाई ऐसा है, इस तरह से तो मैं कर सकता हूँ, ये देखो आपको सूट करता है क्या? तो देखते ही कहा हाँ बिल्कुल सूट करता है। आपने स्मार्टली गेम प्ले कर लिया। आपने स्मार्ट गेम प्ले कर दी, ब्लैकमेल भी खत्म। अरे एकदम से हो सके कि हाँ कर सकते चलो कर ले। तो ये हो गई बात, और मैं इस बात से बहुत खुश हुआ, चलो इत्मीनान हुआ मुझे कि चलो अभी हो जाएगा जो मैं इतने सालों से सोचता रहा हूँ उससे का काम हमारे बुंदेलखंड में हो जाएगा। एनएसडी की फैकल्टी मेंबर्स आएंगे। दूसरे दिन फिर फोन आ गया, अच्छा, उनका डायरेक्टर का, कहा कि हम सब ने डिसाइड किया है, हमारी कमेटी ने, कि वहां आप एक नाटक डायरेक्ट करेंगे, आप खुद नाटक डायरेक्ट करेंगे। कैंप हेड तो रहेंगे ही, आपको ही नाटक डायरेक्ट करना पड़ेगा। अरे 2 काम दे दिया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वहां करता रहता था, कोई समस्या नहीं थी। तो मैंने कहा वहां क्योंकि 1 महीना मुझे लगाना ही है तो उसका और अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा, मैं कर लूंगा। ठीक, मैंने कहा हाँ ठीक है कर लूंगा। अब प्रश्न ये आया, मैंने बोल दिया हाँ कर लूंगा। अब प्रश्न आया कि क्या नाटक करूं, टॉपिक। तो आमतौर पर क्या जो अच्छे नाटक जो अच्छे फेमस हुए हैं, अच्छे थीम वाले हैं, अच्छे कंटेंट अच्छे सब्जेक्ट वाले नाटक हैं, आमतौर पर वो हुआ करते रहे हैं और हम करते रहे। लेकिन मन में मेरे हमेशा ये था कि मुझे बुंदेलखंड को लेके मुझे कुछ लिखना है जी। और मुझे लिखना वो चाहिए जो हमारे बुंदेलखंड के हीरोज रहे हैं, जो इंस्पिरेशनल लाइफ जिन्होंने दी है हमारे देश को, जिन्होंने बुंदेलखंड के लिए काम किए हैं। तो ऐसे मुझे कुछ हीरोज को के बारे में उनको हीरोज को लेके मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो आने वाली जनरेशन को इंस्पायर कर सके, जो हमारे बच्चों को इंस्पायर कर सके। करेक्ट। तो हमारे यहाँ बहुत ऐसे थे, जैसे आला उदल रहे हैं, सर हरि सिंह गौर रहे हैं, छत्रसाल रहे हैं, पद्माकर कवि रहे हैं, ईसुरी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स रहे हैं जिनके बारे में हम जानते रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे
ये जो समय है ना 7-8 महीने का, ये इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे भी हो मुझे ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। करेक्ट। तो मैं उधर में मैं लगा क्या करूं कैसे कैसे, फिर अपने इतिहास में गया, वहां देखे क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, किन के ऊपर मैं लिख सकता हूँ। जितने कैरेक्टर सामने थे उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा गया था पहले जी। मैं सोचा था कि अगर कोई नया कैरेक्टर मिले तो बात कुछ नई होगी। और क्या हम क्रिएटिव फील्ड में हमेशा कुछ ना कुछ नयापन लेके आने की कोशिश करते हैं। तो इस थॉट के साथ मैंने सर्च शुरू की। बहुत सारे ऐसे जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स रहे हैं राइटिंग के फील्ड में, नाटकों के फील्ड में, उन सब से चर्चा करते करते मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। फिर किसी ने ऐसे सजेस्ट कर दिया कि आप यूनिवर्सिटी में जो हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, आप उनसे बात करो, शायद आपको कुछ मिल जाए। मुझे ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने वहाँ हिस्ट्री के हमारे प्रोफेसर रहे श्रीवास्तव जी, उनसे फोन किया उनको कि मुझे आपसे मिलना है, थोड़ा सा लंबी चर्चा करनी है, समय दें। तो समय लिया, उनसे बैठ के बात की और उनको समझाया कि मैं एग्जैक्टली चाहता क्या हूँ, किस तरह से चाहता हूँ, वो सब बताया। तो मैंने कहा कि आपके जहन में कहीं भी जवानी के समय का कोई ऐसा रेफरेंस आया हो, कुछ भी ऐसा कोई नया कैरेक्टर सामने आता है क्या? जी। तो उन्होंने 2-3 कैरेक्टर्स ऐसे बताए जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने काम किया, काफी योगदान दिया, ज्यादा योगदान दिया था। और उन्हीं में से एक कैरेक्टर उन्होंने बताया, मधुकर शाह। ऐसे रेफरेंस में बोल दिया मधुकर शाह। तो मैंने पूछा मधुकर शाह कौन? बोले ये एक राजपूत ठाकुरों के अगुआ हुआ करते थे जब बुंदेला विद्रोह हुआ था। उन्होंने बहुत ही हल्के में बोली ये बात कि वो था। तो मैंने कहा कौन सा बुंदेला विद्रोह, मैंने तो सुना नहीं। बोले वो 1842 में हुआ था, वो अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया था। अच्छा। इस विद्रोह को के बारे में ज्यादा बातें बाहर आने नहीं दी ताकि और विद्रोह ना हो फैले। और उसके अगुआ थे ये मधुकर शाह, और इनको सरेआम फांसी, पब्लिकली फांसी दी गई थी, लोगों को दिखा के, अगर आप डराने के लिए कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ भी ऐसा होगा। और पब्लिकली उनको फांसी दी गई थी और उनको जेल के बाहर ही दफना दिया गया था। अच्छा। जेल के बाहर ही उनकी समाधि बनाई गई थी। मैंने कहा कौन सी जेल के बाहर? बोले हमारे सागर जेल के बाहर। इतना शौक हुआ मुझे, यार ये क्या बोल रहे हैं, कितनी बड़ी बात ये बोल रहे हैं। और बहुत कम लोगों को इतने बड़े कैरेक्टर के बारे में बात कर, पब्लिकली फांसी दी गई जिनको, बुंदेला विद्रोह जिन्होंने किया, जो उसके अगुआ थे, और पब्लिकली फांसी दिया जाना। और अच्छा, फिर बातचीत में ये बताया उन्होंने कि वो विद्रोह इतना तगड़ा था कि अंग्रेजों को 3 दिन के लिए एक शहर छोड़ के बाहर भागना पड़ा था। अब आप सोचिए कितनी ताकत होती है एक शासन के अंदर, और वही अंग्रेजों के अंदर उस समय 1842 में। मतलब वो तो सरेआम पेड़ों पर लटका दिया करते थे, वो समय ऐसा था फांसी। तो मुझे लगा मुझे इनके बारे में बताओ ना। तो उन्होंने बताना शुरू किया, बताया, और उसके बाद फिर मैं वहाँ जहाँ उनकी समाधि थी वहां गया, वो देखा, सब उजाड़ा पड़ा था, सब कुछ नहीं था। मुझे लगा यार इससे अच्छा सब्जेक्ट मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता। अभी तक हमने यही सुना है 1857 की पहली क्रांति थी जहां पर बारे में ज्यादा हमारे लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया। उससे पहले इतनी बड़ी एक क्रांति थी अपने आप में बुंदेलखंड में, जिसने पूरी सल्तनत को हिला दिया था, अंग्रेजी सल्तनत।
सो मैं फिर इस हाँ जी, हाँ। उसमें हिस्ट्री में गया। फिर मुझे लगा कि बस यही मुझे काम, यही इसी कैरेक्टर के ऊपर मुझे काम करना है। फिर जहां जहां से मुझे मटेरियल मिल सकता था उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में, उस समय के बारे में, वो सब मैंने निकाला। तकरीबन 3 महीने का मेरा रिसर्च वर्क चला और 4 महीने में मैंने ये नाटक 3 महीने 2 महीने 3 महीने में मैंने रिसर्च वर्क किया, फिर नाटक शुरू किया। 4 महीने तक चला। रोज सुबह 4 घंटा मैं निकालता था, 6 से 10। और जो भी उस हिसाब से हमने शूटिंग का एडजस्टमेंट कर लिया था, बता दिया था कि कुछ ऐसा काम चल रहा है। तो 6 से 10 मैं 4 घंटे देता था नाटक लिखने को। उसके बाद शूटिंग, और शूटिंग से आने के बाद 3 घंटा रात को। 7 घंटे में डेली 4 महीने मैंने किया। कुछ हिस्सा मैंने वहीं सागर में जाके किया, वर्कशॉप जब शुरू हो गया। और 5वें दिन मैंने वो नाटक शुरू कर दिया वहां पर, वहां जब वर्कशॉप शुरू हुआ। वेरी नाइस, इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो और फिर जब हुआ ये नाटक, और बहुत ही तसल्ली हुई मुझे कि पहली बार मैंने एक तो इतना बड़ा कुछ लिखा था, और जो फीलिंग्स मैं चाहता था उसमें आए, जो हमारा बुंदेलखंड का कल्चर जिस तरह से लोगों को मालूम पड़े, पूरी दुनिया को मालूम पड़े, वो मालूम पड़ा। जो मेरा दिल था कि आने वाली जनरेशन को ये पसंद आए जी, उनको इतना पसंद आया ये नाटक। मतलब कई बच्चों ने तो कंपेयर कर दिया कि ये तो किसी भी बड़ी सी बड़ी फिल्म से ज्यादा बेहतर है ये नाटक। आपकी साधना सफल हुई। मेरे लिए बहुत बड़ा कमेंट था अपने आप। इसको फिर आपने किताब में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने एक मेरे मित्र के जानकार थे पब्लिशर, तो मैंने ऐसी बातचीत में उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पास नाटक है। मेरे एक मित्र हैं अनंग देसाई, को भी शायद आप जानते होंगे। जी जी जी, अनंग देसाई। यस यस यस, हाँ, वो हम लोग साथ में पढ़े हैं। ब्रिलियंट पर्सन। जी, तो उनकी वाइफ ने एक बुक लिखी थी, तो उन्होंने वो पब्लिश की थी जी। तो मुझे मालूम था कि उन्होंने पब्लिश की है। तो मेरा इंट्रोडक्शन कराया अनंग ने उनसे जी। तो ऐसी बातचीत में मैंने बोल दिया कि मैंने भी एक नाटक लिखा है जी, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल दे सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया अपने। हाँ हाँ हाँ, आप मुझे बताइए। हाँ। तो वो रिस्पांस मुझे याद रहा। मैंने कहा कि हाँ, ये बहुत ही सही व्यक्ति हो सकते हैं जो मेरी किताब को इस तरह से पब्लिश करके मैं चाहता हूँ कि लोग बुंदेलखंड के बारे में जाने, वो काम मेरा पूरा हो सकता है। वहां के वॉर हीरो के बारे में जाने, वहां के जो हीरो हैं। जी जी जी। तो फिर बाद में मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने कहा हाँ आप मुझे बताएं जब भी आप दिल्ली आए या जब मैं यहाँ बॉम्बे आऊंगा। तो इस तरह से बातचीत होती रही। वो संयोग हुआ नहीं, तकरीबन 8-9 महीने निकल गए। अच्छा। उसके बाद मेरा वो एनएसडी का जो मैंने बताया कि बीच में हर साल का मेरा था 1 हफ्ते, करेक्ट, तो वो आया। अच्छा, मैंने कहा ये बिल्कुल करेक्ट समय है, राइट टाइम। उससे क्या, हाँ। तो उस समय मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा कि मैं वो किताब भी लेके आया हूँ अपनी, जो हाथ से लिखी हुई सब, और अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो क्या आमतौर पर क्या होता है कि पब्लिशर्स का कुछ होता है कि आपने जिस तरह से लिखा है वो लिखा हुआ आपको हमको दिखाइए, कि आप कहीं से नकल तो नहीं प्लेजराइज तो नहीं कर रहे। जी जी। तो मैंने कहा वो मैं लेके आया हूँ। बोले अच्छा ठीक है। तो बातचीत 2 दिन चली थी, 2 दिन चली हमारी बातचीत
कि उसको कैसे करेंगे। मैं भी उधेड़बुन में रहा कि अगर मान लो इनको देते हैं तो भी कैसे समझ में आएगा, और है तो बड़ा, ये 2 घंटे का है। 2 घंटे का है इनको। नहीं, 2 घंटे का जो लिपि, जो आपने लिपि हाथ से लिखी 2 घंटे की थी। हाँ, मतलब उसका ड्यूरेशन 2 घंटे का था, तो आप जी। समझ सकते हैं कि कितना जो उसका एक्सप्लेनेशन था। कितना। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि अगर ये उनको पढ़ने के लिए देता हूँ तो ये सब चीजें शायद ना समझ पाए। हमारे बुंदेलखंड का जो कल्चर है, वहाँ की भाषा का भी इस्तेमाल किया था मैंने। इसमें बुंदेलखंडी भाषा का इस्तेमाल किया था, हिंदी का इस्तेमाल किया था, और अंग्रेज लोग जिस तरह से हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश वो, हाँ, तो इस तरह से था। तो मुझे लगा कि मुझे इनको पूरा नाटक नरेट करने का हिसाब बनाना चाहिए। तो 2-3 दिन की बातचीत के दौरान मैंने ये डिसीजन लिया। मैं कहा कि मैं आपको पूरा नाटक नरेट करके दिखाऊंगा कि क्या है एग्जैक्टली, तब आपकी समझ में आएगा। तो आप देख लें, अब जब भी इतना समय आप मुझे किसी भी, मतलब शाम के वक्त 6 बजे के बाद, क्योंकि 6 बजे तक हमारा वो काम चलता था। करेक्ट। तो उन्होंने कहा ठीक है। 2 दिन के बाद उनका फोन आ गया कि हमने संडे डिसाइड किया है। तो हमने कहा ठीक है, संडे। बोले उसमें सिर्फ एक बात मुझे आपसे पूछनी है कि हम और तकरीबन 20-25 लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं। अच्छा, फॉर द फुल एक्सप्लेनेशन। हाँ, सारे सुने तो उनके व्यूज आ जाए, एक होलिस्टिक 360 डिग्री एंगल। जी। तो मैं उनको, तो आप अगर अलाउ करें तो ऐसा, तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। तो थोड़ी देर के बाद मैंने कहा हाँ ठीक है, आप बुलाइए, हम नरेट करेंगे। और संडे को जो तय किया टाइम, उस समय पहुंचे और मैंने नाटक शुरू किया। नाटक मतलब मैं बता नहीं सकता कि उनका रिएक्शन कैसा था। मतलब इतनी इन्वॉल्वमेंट उनकी हो गई उसके साथ, इतनी कनेक्टिविटी हो गई, किसी को एक दूसरे की तरफ देखने का भी मौका नहीं लगा। इतने एनग्रॉस्ड हो गए, इतने इम्प्रेस हो गए वो। और नाटक के होने के, मतलब खत्म होने के बाद बोले सर क्या तो आपने नरेट किया है, और क्या कंटेंट है, जबरदस्त। इस तरह से वो पब्लिशर ने बहुत खूब उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, और उन्होंने पब्लिश किया। और पब्लिश होने के बाद फिर ये प्रश्न आया कि मैं अभी इसको किसी बड़े व्यक्ति के हाथों अगर मैं विमोचन करवा पाऊं तो इस किताब के बारे में लोगों को ज्यादा मालूम पड़ेगा। करेक्ट, क्योंकि जितना बड़ा नाम होगा तो लोग भी उतना ज्यादा देखेंगे। पब्लिसिटी का जमाना है, सच्ची बात है। बिल्कुल। तो अब क्या, हम तो ऊंचाई देखते हैं। हाँ, करेक्ट। आदत पड़ी हुई है, टॉप रैंक में जाते हैं, टॉप रैंक का काम करना, टॉप रैंक के लोगों से सीखना। मैं अभी तक जो बड़े बड़े एक्टर्स हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस को बहुत गौर से देखता हूँ, उसकी बारीकियां देखता हूँ, ताकि मैं लेके आ सकूं। तो हमेशा उस रैंक में रहा हूँ। तो फिर आपने अमित जी को, तो अमिताभ बच्चन का मुझे ध्यान आया कि अगर ये कर देंगे तो मेरे लिए, मेरी किताब के लिए बहुत, मेरी किताब का भला हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने उनको मेल किया, मैंने उनको लिखा इस तरह से नाटक। उनके साथ मैं 2 फिल्में कर चुका था, 3 फिल्में कर चुका था जी। तो वो मेरा काम तो देखा हुआ था उन्होंने, और कई बार हम लोग मिल भी चुके थे, साथ में काम किए थे। बैंडिट क्वीन जो मेरी फिल्म थी, जो शेखर कपूर ने डायरेक्ट की थी, आपने सुना होगा। हाँ, जबरदस्त। उसमें जो कैरेक्टर है वो भी आपने अपनी जिंदगी से लिया था। जी, मेरे अपने फादर के। हाँ, मैंने तभी तो कहा वो कैरेक्टर भी आपने अपने पिताजी के। सर उसमें आएंगे, पर पहले उस बात को पहले खत्म करते हैं कि फिर वही बता रहा हूं। हाँ, कि उनको आपने फिर ईमेल किया। तो वो बैंडिट क्वीन, उन्होंने, मैं बैंडिट क्वीन का रेफरेंस इसलिए आया क्योंकि सबसे पहले बैंडिट क्वीन उन्होंने उनके ABCL कंपनी जो थी, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की थी जी। अच्छा। तो तब उनसे मुलाकात हुई थी मेरी पहली। अच्छा।
मैं इसलिए बता रहा हूँ हाँ, नहीं प्लीज, उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था। करेक्ट। तो सर आपका काम किसने नहीं देखा हुआ ये बताएं। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, उस समय भी सारी देखते तो थे मेरे हम। काम, हाँ, तो वो थोड़ा इम्प्रेस भी थे। अच्छा। और फिर इस वजह से मैंने उनका तुरंत रिस्पॉन्स आया कि हाँ ठीक है, तुम आ जाओ, मतलब बात कर लेते हैं। तो उन्होंने आगे एक हफ्ते की बात का समय दिया था। तो हम पहुंचे और उनको हमने बताया, मैं अपनी पत्नी के साथ गया था। जो अच्छे काम होते हैं वो मैं अपनी पत्नी के साथ जुड़ के करता हूँ। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात। उनके साथ मैं गया, फिर उनसे अमित जी से मुलाकात हुई। उनको फिर मैंने बताया नाटक के बारे में। उन्होंने पढ़ा, जो उसके शुरुआती पेजेस हैं वो पढ़े, प्ले के बारे में जो कुछ लोगों ने, पब्लिशर ने और दूसरे लोगों ने लिखा, उसके बारे में पढ़ा। संक्षेप में जो कुछ हम उसका कथ्य कहते हैं वो पढ़ा। तो उनको बड़ा लगा, वेरी गुड। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये तो एक्टर के तौर पर क्या होता है, करेक्ट, इतनी डेप्थ नहीं देख पाते हैं सामने। तो वो थोड़ा इम्प्रेस हुआ। कहा अच्छा ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ और मैं बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके हम थोड़ा बैठे, बातें की। उसके बाद फिर मैं इंतजार करता रहा कि उनका रिस्पॉन्स आए। 1 हफ्ता निकल गया, 10 दिन निकल गया, 15 दिन निकल गए। फिर 15 दिन के बाद मैंने उनको एक मेल लिखा। उन्हीं दिनों मेरी एक फिल्म रिलीज होने वाली थी, द गांधी मर्डर। अच्छा। ये हिंदी में रिलीज नहीं हुई, ये हॉलीवुड में रिलीज हुई। इसमें मैंने 2 कैरेक्टर्स किए थे। एक फिल्म में 2 कैरेक्टर। एक फिल्म में 2 कैरेक्टर, एक एक्टर ने 2 कैरेक्टर। वही आ गया ना उसी पे कि एक एक्टर ने 2 कैरेक्टर। बहुत रेयर हुआ है, ऐसा कहाँ हुआ है। तभी मैंने इमीडिएट 2 कैरेक्टर तो कर सकता है, डबल रोल कर सकता है। डबल रोल है, पर 2 डिफरेंट भिन्न। तो एक कैरेक्टर किए थे, तो उसका ट्रेलर आया था उन्हीं दिन। तो मैंने उनको ट्रेलर भेजने के बहाने थोड़ी सी और बातें कर दी उसके फिल्म के बारे में। और मैंने उनको बताया कि 2 कैरेक्टर्स ये हैं इसमें, मैंने एक ही ट्रेलर में दोनों कैरेक्टर्स देखेंगे आप। वाह, क्या बात। और वो मैंने भेजा और मैंने कहा कि आपके समय का इंतजार कर रहा हूँ, अगर आप समय दे देंगे तो हमारा आगे का प्लानिंग हो जाएगा। और कृपया कर कम से कम 15 दिन के बाद का समय दें, ताकि हमें तैयारी करें ज्यादा समय मिल जाए। हाँ जी। तो उनका इमीडिएटली रिस्पॉन्स आया। उनका यस, आप आ जाओ जी। अच्छा, हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैं ठीक है, मैं आ जाता हूँ। बोले नहीं, ये डेट रख लेते हैं। उन्होंने डेट निकाली थी। तुमने कहा ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा कि एकदम टाइम दे दिया। बोले हाँ। और ये क्या फिल्म है? तो मैंने कहा ये दुबई की एक कंपनी है जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, और इस तरह से ये बाहर के डायरेक्टर हैं, और इसमें आधे हिंदुस्तानी हैं, आधे विदेशी, बाहर के लोग हैं, विदेशी लोग हैं जिन्होंने। अच्छा, आपने 2 कैरेक्टर्स किए? मैंने कहा हाँ। उनको दूसरा कैरेक्टर, ऐसा एक्टर नहीं मिला था उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप कर सकते हो क्या? तो उन्होंने कहा कि अगर उसका हम ठीक तरह से हुलिया चेंज कर दें, उसका अपीयरेंस बदल दें और मैं उसका सुर बदल दूं तो शायद हो सकता है। तो ट्रायल के लिए हमने कर लिया ऐसा, और वो क्लिक हो गया। तो इस तरह से मैं किए। तो मतलब ये रेफरेंस में इसलिए बताया कि इस बात ने उनको थोड़ा सा और एकदम से ट्रिगर कर दिया कि यार टर्निंग पॉइंट कि ये तो एक्टिंग भी ठीक ठाक सी कर लेता है, और ये लिखा भी उसने इतना अच्छा है। तो इस तरह से उन्होंने टाइम दिया और 1.25 घंटे प्रोग्राम चला ये हमारा लोकार्पण का। और वो 1.25 घंटे तक बैठे। कमाल है। और ये मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। और वो
छोटी सी बात बताता हूँ जी। ऐसे हमने स्टेज के ऊपर ऐसे गोलाकार में हमने कुर्सियां लगा रखी थी और बीच में उनकी कुर्सी लगा रखी थी। कुर्सियां और 2 सोफे और 2 कुर्सियां इस तरह से लगा रखी। तो हमने उनको एज यूजुअल जो एक सम्मानित व्यक्ति हैं वो सबसे सेंटर में बैठेंगे और बड़ी कुर्सी जैसे होते हैं ना थोड़ा सा बड़ा राजा महाराजा वो हम उनको राजा ही मानते हैं बिल्कुल। सो उनको हमने बिठाया नहीं यहाँ नहीं बैठे सर आपके लिए नहीं यहाँ नहीं बैठेंगे हम तुम्हारे साथ बैठेंगे तुम कहाँ बैठे तुम कहाँ बैठे मैं तो यहाँ सोफे पे बैठा बगल में आप हम आपके साथ बैठे बहुत बढ़िया। तो वो 1.25 घंटे मेरे साथ बैठे उन्होंने ये बड़ा सम्मान दिया मुझे बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए कितनी बड़ी बात है किसी के लिए हो सकता है छोटा सा जेस्चर हो लेकिन मेरे लिए बड़ी बात थी बहुत और बीच में बातें करते रहे जो भी रेफरेंस में फिर वहां मैंने एक 15 मिनट का वही नरेशन दिया उसमें किताब में से निकाल उससे मालूम पड़ा कि एग्जैक्टली ये नाटक क्या था और वहीं से आपकी सारी तारीफ हुई और वो सारा है। अच्छा गोविंद जी एक चीज बताएं, देखिए ये तो सारी चीजें इतनी बढ़िया आपने बताई, अब ये बताएं लेट्स गेट बैक टू सम क्विक रैपिड फायर क्वेश्चंस कि टर्निंग पॉइंट क्या था कि आप बॉम्बे कैसे पहुंच गए? टर्निंग पॉइंट बताएं कि हाँ ये एक टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर में कि मैं एनएसडी से बॉम्बे पहुंचा कि अब मेरे को जाना है। तो रेपर्टरी कंपनी में काम करते हुए आपका मूव होना बॉम्बे और किसने आपको पहला ब्रेक किसने दिया सर आपको? इसमें 2-3 बातें बताता हूँ। हाँ श्योर। मुझे 11वां साल चल रहा था जी और मैं रेपर्टरी कंपनी का मेन एक्टर था जी। जो भी नाटक होते थे मेन कैरेक्टर्स घूम फिर के मेरे पास ही आता था। अच्छा वहां पे भी वही था। एक अच्छी पोजीशन में एंजॉय कर रहा था। ठीक है। खूब मान सम्मान थिएटर जगत में था मेरा, लोग बहुत नाम से जानते थे दिल्ली में और जहां जहां हम जाके शोज करते थे। फिर हम रेफरेंस में बता दूं जर्मनी में हमने शो किए, 2 बार वहां हमने शोज किए, लंदन में शोज किए हमने, पोलैंड में शोज किए और हिंदुस्तान में तो सभी जगह शोज किए ही। तो सर गोविंद ही नाम है देव का। ऑफ कोर्स वो भी एक सौभाग्य मुझे मिला हुआ है। तो मेरे ध्यान में आ गई बात। और मैं अपनी लैक ऑफ माय नॉलेज मुझे ऐसे लगता था कि आप मराठी एक्टर हैं गोविंद नामदेव और ये वहाँ का बहुत ही पॉपुलर और नेम है ये जो नामदेव रखते हैं। मुझे तो बिल्कुल नाम वहाँ के संत रहे संत नामदेव। हाँ जी संत नामदेव जी के ही उन्हीं के हम फॉलोअर्स हैं जी। बहुत लेकिन हम मध्य प्रदेश से जी। तो जहां जहां वो गए संत नामदेव जी उन्होंने अपना फॉलोअर्स छोड़े। हाँ बिल्कुल। तो जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपना सरनेम रखा नामदेव। तो सर मैंने ठीक ही तो बोला कि गोविंद ही है नामदेव का। तो फर्क मैं बताना चाह रहा था कि महाराष्ट्र में नामदेव नाम होता है। करेक्ट। पर वहां फॉलोअर्स हैं और जो हम हैं हम सरनेम लगाते हैं लेकिन हैं हम संत नामदेव जी के ही फॉलोअर्स। तो कंफ्यूजन ये होता है क्योंकि नामदेव सरनेम है तो कंफ्यूजन ये होता है कि ये शायद महाराष्ट्र से हैं क्योंकि संत नामदेव जी के रिफ्लेक्शन में तो लगा ये था कि मराठी है। तो अमरजीत भी हिट विकेट हो गया सर। हाँ सर। तो फिर हाँ जी तो वो टर्निंग पॉइंट पे थे हम कि कहाँ कैसे आपको इतनी सारी ख्याति विख्याति इतना पॉपुलर आप हुए और फिर टर्निंग पॉइंट कहाँ था कि बॉम्बे आ गए और पहला ब्रेक कैसे मिला? तो मैं बता रहा था कि बहुत कमाल की पोजीशन में एंजॉय कर रहा था जी। और ये तो हुआ जैसे कि आपको समाज में खूब मान सम्मान है, खूब इज्जत है, ये है वो। लेकिन उसमें हमको जो तनख्वाह मिल रही थी बहुत छोटी तनख्वाह थी। वो थी हमारे उस समय 12,000। घर चल जाता था सर 12,000 में? घर तो बहुत वही बताओ उसमें से 6,000 हम किराया 6,000 किराया 6,000 रुपए किराया
हर आदमी की 6,000 यही रुपए व्यथा में से है। 6,000 रुपए में से मुझे सबको करना पड़ता। सबका करना। उसमें हमारी एक फोकस जरूर बना हुआ था कि हमें अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी ही देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कैसे भी रह लें, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। तो एक वो प्रायोरिटी पर हमने रखा हुआ था, तो काफी पैसा उसमें चला जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चे थोड़े बड़े हुए, 5 साल, 6 साल, 7 साल। अब वो पहले तो हम ये होता था कि रेपटी कंपनी जब हमारी 5 बजे फ्री होते थे, तो वहां से आते हुए 1 रुपए की 4 टॉफियां ले आते थे। और मेरी 2 बेटियां थी, तो एक एक बैठ के खाते थे और बहुत अच्छा लगता था, सब अच्छा था। अब चूंकि जिस तरह के स्कूल्स में वो पढ़ रहे थे, जिस तरह के नेबरहुड में हम रह रहे थे, एक अच्छा एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करते थे हम बच्चों को। तो उनको देख देख के उनके मन में ये होता था कि हम चॉकलेट सब लोग चॉकलेट खाते हैं, ये हम टॉफी खा रहे हैं। टॉफी सस्ती होती थी, चॉकलेट महंगा होता था। हाँ। तो करते करते वो पापा चॉकलेट लेके आया करो। उनको तो ये नहीं पता कि हम क्या कमा रहे हैं, क्या वो बच्चे तो चॉकलेट खाते हैं, बड़े बड़े पूरी चॉकलेट खाते हैं। हम कभी कभार चॉकलेट ले आया करते थे, तो टुकड़े टुकड़े करके खा देते। तो और आप जब भी चॉकलेट लाते हो उससे टुकड़ा टुकड़ा खिलाते, मतलब कुछ जैसा कि उनकी डिमांड बच्चों की मैं देख रहा था कि बढ़ रही। फिर मैं सोचा कि यार ये सब तो चलता रहेगा, मैं बहुत आनंद में हूँ। मतलब ये सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था। हमने सोचा था कि पहले जब अच्छा हम तैयार हो जाएंगे तो फिर बॉम्बे जाएंगे, लेकिन यहाँ जिस तरह का काम चल रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे कहीं जाना चाहिए। आनंद में थे आप? बहुत ही आनंद में थे। मुझे लगा कि ये तो बहुत ही सेल्फिश वाली बात है कि मैं खूब आनंद में हूँ, बच्चों को भविष्य क्या दे रहा हूँ, बच्चों के लिए आगे क्या दे पाऊंगा, मुद्रा व्यवस्था। जी। तो मुझे लगा कि अभी मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। ऐसा थॉट दिमाग में आ गया मुझे एक दिन, क्लिक हो गया। और फिर मैं उस हिसाब से सोचने लगा। वही टर्निंग पॉइंट वही था। हाँ, एक नाटक शुरू हुआ। मोहन महर्षि जी आप जानते हैं, काफी जी बिल्कुल अच्छी तरीके से उन्होंने नाटक शुरू किया। तो पहले रीडिंग होती है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद कास्टिंग होती है। रीडिंग के दौरान करते करते मुझे लगा कि ये फिर मुझे मेन रोल देंगे और मैं फंस जाऊंगा, और फिर मैं इसमें फंस जाऊंगा। तो मुझे उसके पहले डिसीजन लेना पड़ेगा, इन या आउट। हाँ, तो मैंने तय किया कि बस अब मुझे कोई भी दूसरा थॉट लाना ही नहीं है। मुझे अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ये काम करना ही है। मैंने एक लेटर लिखा छुट्टी का, 3 दिन की छुट्टी। एक लेटर छुट्टी के लेटर होते थे उस टाइम। आज तो बोलो मैं नहीं आ रहा भाई। प्रोटोकॉल। हाँ, और एक लेटर लिखा, रेजिग्नेशन लेटर। 2 लेटर लिखे। हाँ, 2 लेटर लिख के घर आया। यहाँ एक बड़ा पॉइंट है सर, कैसे इसको कैसे प्रस्तुत करूं, कैसे निर्णय होते हैं, उसका छोटा सा एग्जांपल है। और आगे बताता हूँ। घर पहुंचा, मैंने अपनी पत्नी को बुलाया। मैंने कहा कि ये लेटर है, रेजिग्नेशन लेटर, बंद करके मैंने रखा। मैं कहा ये लेटर है, तो मैं इसको पढ़ूं और 5 मिनट के अंदर मुझे सिर्फ हाँ में या ना में जवाब देना। तुम हाँ में जवाब दोगी तो मैं वैसा करूंगा, ना में जवाब दोगी तो वैसा करूंगा। जैसा तुम कहोगी करूंगा, बिल्कुल वैसे, उसमें कोई दूसरा विचार नहीं लाऊंगा। और मैं दूसरी तरफ चला गया। उनको 5 मिनट दिए मैंने, लौट के वापस आया। तो
उन्होंने उन्होंने कहा हाँ आप जाओ बम्बई। बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी नाइस। उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, 2 बच्चों की जिम्मेदारी, ये अकेले कैसे उठाएंगी इसके बारे में हमने कोई डिस्कशन सोचा ही नहीं। बहुत टफ टाइम्स होते हैं, हर आदमी की जिंदगी में होते हैं ऐसे टफ टाइम्स। तो उनका जाओ, बस वही टर्निंग पॉइंट। इस तरह से वो बड़ा डिसीजन हो गया और मैं एकदम से ऐसे मतलब रो पड़ा और एकदम गले लगा लिया मैंने। बहुत खूब, वेरी नाइस। अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें इनके लिए हम किस तरह से त्याग बलिदान कर सकते हैं, वो मोमेंट उसका उदाहरण था बड़ा। उसके बाद कितनी परेशानियां हो सकती हैं, मतलब मैं नहीं हूं, ये अकेले हैं, कितनी परेशानियां विदाउट मनी, विदाउट, अरे बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज है। बहुत मतलब वो मोमेंट मैं कभी भूल नहीं पाता। इस तरह से मैं बॉम्बे निकला। मैंने उनको बोला कि मैं तुम लोगों को 6 महीने के अंदर लेके जाऊंगा, डरना नहीं, मजबूती से रहना, और वहां जाके जिस तरह से भी जो भी होगा सर, ये लोग करके। ये आपकी वाइफ और बच्चे उस टाइम कौन से शहर में रह रहे थे उस जमाने में? दिल्ली में। अच्छा, वो दिल्ली में थे। रेपटी कंपनी हम दिल्ली में। करेक्ट। हाँ, मैंने कहा जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। हाँ, तो रहते थे करोल बाग में। आर्य समाज रोड। आर्य समाज, हाँ। तो मैं गया बॉम्बे, यहाँ लोगों से मिला जुला। मेरे एक दोस्त हैं प्रमोद पंडित, वो यहाँ रेलवे में काम करते थे जी। वो एक थे मथुरा में, हमने थिएटर वर्कशॉप किया था, उस दौरान उससे मुलाकात हुई थी। तो वो वहां बॉम्बे में था, तो मैंने उससे जब बॉम्बे पहुंचने के बाद पूछा कि कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। बहुत रिस्पेक्ट करता था मुझे वो, और मुझे मालूम था कि वो ना नहीं कहेगा। मैं जहां तहां व्यवस्था तो कर लूंगा जैसे भी, लेकिन अगर इनके पास मुझे जगह मिलेगी तो संकोच नहीं, घर में जगह मिलेगी तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाऊंगा और ज्यादा काम कर पाऊंगा। तो मैं पूछ लिया और उसने हाँ बोल दिया। 3 महीने में रहा उनके घर। उन 3 महीने के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, जैसा वो एक नए न्यू कमर जब बॉम्बे आता है जो फेस करता है, वो सब चीजें हुई, हर्ट्स और बेइज्जतियां और कहाँ से मैं गया था A ग्रेड का आर्टिस्ट रेपर्टरी कंपनी में, NSD रेपर्टरी कंपनी में, और वहां के न्यू कमर्स के लोगों के साथ बेंच पर बैठा हूँ, ऑफिस में इंतजार कर रहा हूँ, अंदर घुस रहे। कैसी सिचुएशन है? हाँ, साहब अंदर है, टाइम लगेगा। साहब अंदर है, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, मिले ही नहीं। हाँ, मिलने का टाइम दिया, मिले ही नहीं। हाँ, वो बहुत होता है, बहुत होता है। मैं जाता था हमेशा फोन करके, मैंने लिस्ट बनाई हुई थी, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने की, लिस्ट बनाई हुई थी, लिस्ट में सबके नंबर वगैरह करके सुबह फोन करता था। तकरीबन 1 घंटे का हिसाब था मेरा। 9 से 10 लोगों को फोन करना, उनसे अपॉइंटमेंट लेना, अपना परिचय देना, अपना परिचय देके अपॉइंटमेंट लेना, और ऐसी लिस्ट बनाते तकरीबन 150 डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की लिस्ट थी मेरे पास। और सबके चूंकि डायरेक्टरी में नंबर मिल जाया करते थे, और उस टाइम गोल फोन वाले होते थे, गोल फोन मिलाना और बटन वाले फोन। हाँ, ये हम पब्लिक फोन से करते थे। हाँ, वही गोल फोन और बटन था भी नहीं, गोल फोन और बटन वाले फोन, बटन। हाँ, सो ये सब करके मैं जाते थे, और बहुत सारी ऐसी चीजें उसको हम छोड़ देते, नहीं तो लंबा हो जाएगा। हाँ, नहीं, हाँ, बिल्कुल। कई लोगों ने प्रोमिसेस किए, जिन्होंने मेरे काम देखे थे, हमारे अपने सर्कल के डायरेक्टर्स थे, मतलब उन्होंने भी ऐसे कर दिया जैसे वो मुझे जानते ही नहीं। वो तो हम बहुत हैरान हो गए, हमको तो लगा था कि बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, कुछ बातें करेंगे, समय ही नहीं दे रहे। 2 दिन समय नहीं दिया, तीसरे दिन ऐसे बाहर आके बोलती है अभी नहीं, बाद में बात करते हैं, बाद में जाना, ऐसे
ऐसे शौक हो गया कि ये नाटक देखने आए थे मेरे और इतना गले लगाया था और हाँ हमको लगा था वहां कुछ था, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ और है। कुछ टोटली अलग है, टोटली अलग है। टोटली अलग है। इसी का वहाँ नाम आप गले मिला जिंदगी। रहे हैं, या आप 2 दिन तक टाइम नहीं दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे, तीसरे दिन बोल रहे हैं ऐसे बाहर निकल के बाद में हाँ। ये जिंदगी का नाटक रहा आपका। और ये आपका जो कॉन्वर्सेशन है, मेरे को नहीं लग रहा कि आज तक आपने कितनी इतनी बेबाकी से खुल के ये वाली बातें करी है। ये हमारे चैनल में, हाँ, ये हमारी खुश नसीबी है और दर्शकों की भी खुश नसीबी है, और जो जितने लोग हमारे माध्यम से शो देखेंगे कि आपकी परसिवियरेंस कितनी अच्छी रही और काम आई सर जी। तो फिर मीन टाइम 3 महीने के अंदर ही मुझे पहली फिल्म का ऑफर आया। केतन मेहता, सरदार पटेल प्लान किया उन्होंने जी, और उनका इरादा था ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनएसडी और दिल्ली से ही कास्टिंग की जाए। तो वहां से मुझे मैसेज आया, क्योंकि मेरा काम काफी लोग जानते थे, खासतौर से थिएटर से जुड़े बॉम्बे के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जो है, वासु चटर्जी, केतन मेहता, श्याम बेनेगल, गोविंद नहलानी, ये सब हमारे थिएटर के सर्कल के लोग हैं। करेक्ट। तो इनको मेरे काम का पता था। तो जब उन्होंने फिल्म प्लान की तो वहां से उन्होंने मेरी रिक्वायरमेंट दी अपनी टीम को। वहां से फोन आया, मैं मिला। इस तरह से पहला जो ब्रेक था, फिल्म मिली मुझे, पहला ब्रेक था, वो थी ये सरदार पटेल। उसमें मैंने उनके पीए का कैरेक्टर किया था। बहुत खूब। और शोला और शबनम, उसी दौरान ये फिल्म काफी शूटिंग चलती रही। शोला और शबनम भी आपकी कल्ट मूवी थी, बिल्कुल। जो आपने इंस्पेक्टर का रोल किया। सारे आपसे ऑलमोस्ट नफरत करने लग गए थे रोल से। बिल्कुल रोल से जी। तो ये सरदार पटेल की शूटिंग चली और उसके रिलीज होने तक तकरीबन 3.5-4 साल लगे इस फिल्म को। इसी दौरान मैं यहाँ बॉम्बे में लोगों से जाके मिलता जुलता रहा। मैंने कोशिश ये की थी कि चूंकि मेरे काम को तो यहाँ बॉम्बे में लोग जानते नहीं है, तो जो भी मैंने 11 साल थिएटर किया था, उसका जो मेन काम था मेरा, उसका एक बड़ा एल्बम मैंने तैयार किया। उसमें सभी तरह के फोटोग्राफ्स वगैरह मैंने लगाए हुए थे, जैसे वो शादियों के एल्बम होते थे बड़े वाले। हाँ, तकरीबन 3 किलो का वो एल्बम था। और लकीली, मतलब ये मेरे सौभाग्य की बात है कि जिनके सामने मैंने वो एल्बम खोला, उन्होंने मुझे अपने साथ हमेशा रखा, काम दिया। आपने उनका मन मुक्त कर लिया। इम्पैक्ट बहुत था उसका, जिस तरह के कैरेक्टर्स मैंने किए थे, चेरी ऑर्चर्ड, ओथेलो, बेगम का तकिया, मुख्यमंत्री, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, अंकल वानिया, और इस तरह के सब नाटक, आजर का ख्वाब। तो ये सब, और उनके सब बड़े बड़े क्लोजअप्स और एक्ट करते हुए सब मैंने उसमें फोटोज लगाए थे। तो एकदम सामने वाला कन्विंस हो जाता था यार कि ये काम कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है। कोशिश, इंटेंशन भी यही थी कि एक बार देखे तो उसको लगे सामने वाले को कि हाँ, ये काम करने वाला बंदा है। सो इस तरह से मैं पहला निगरानी साहब को मिला उसी शूटिंग के दौरान जी। सरदार पटेल की शूटिंग जो बॉम्बे में चल रही थी, तो मैं उनसे मिला और उन्होंने देखा, वो बहुत खुश हो गए। महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो अपनी आने वाली फिल्म के गाने की। तो वहां काफी देर तक वो फ्री बैठे हुए थे, तो खूब सारी बातें होती थी। खूब सारी बातों में उन सारी मैंने अपना पूरा कोशिश करता है ना एक्टर, कि जल्दी से बोल दे कुछ अच्छी बातें और इम्प्रेस कर दे। तो वो एकदम से ऐसे इम्प्रेस हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी अगली फिल्म में तुम कर रहे हो, तुम इस तारीख को मुझे फोन करो, और फिर मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना। और मैंने जो उन्होंने तारीख बताई थी, मैंने उनको फोन किया। बोला अच्छा ठीक है, तुम कल फोन करो। फिर कल उन्होंने अपना डायरेक्टर डेविड धवन से डिस्कस किया होगा
तो फिर मैंने कल फोन किया, बोले कहा ठीक है तुम आ जाओ। आए तो उन्होंने वो सब रोल बता दिया मुझे कि ये तुम कैरेक्टर कर रहे हो बहुत, और फिल्म सिटी में इसका मुहूर्त है। इस तरह से मुझे वो फिल्म, वहीं से खेल शुरू हुआ। सर जी मेरा मेरा एक सवाल खेल है। असली शुरू हुआ बैंडिट क्वीन से। बैंडिट क्वीन से, करेक्ट। जो सर वो इस फिल्म में पिताजी का क्या रोल था सर उसमें? हाँ, वो क्या inspiration वो रही कि आपकी? आपने अपने पिताजी का ही ऑलमोस्ट रोल किया उसमें, कैरेक्टर से इंस्पायर हो क्या? हाँ एक्चुअली वो हम भी बुंदेलखंड के हैं, वो कैरेक्टर भी बुंदेलखंड का था। अच्छा, करेक्ट। सद ठाकुर श्री राम सिंह, हाँ जी। जो वहां का बड़ा दबंग था, हम्म, जिसको आप डाकू भी के, चूंकि चंबल में ये सब कहानी हुई। तो मैं बॉम्बे में था और शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन प्लान की थिएटर के लोगों के साथ। इसके पहले उनकी मासूम और वो सब आ गया था। तो उन्होंने दिल्ली में कास्टिंग की। दिल्ली में फिर लोगों ने मेरे बारे में बताया। उन्होंने पूछा होगा कि कौन कौन और लोग हैं जो थिएटर अच्छा करते हैं, यहाँ काम अच्छा करते हैं। तो मेरे बारे में लोगों ने बताया। तिग्मांशु धुलिया उनके असिस्टेंट रहे, उन्होंने बताया। तो वहां से तिग्मांशु का कॉल आया कि वो शेखर कपूर साहब मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ लेकिन मैं तो यहाँ हूँ बॉम्बे में, कुछ अर्जेंट हो तो मैं आ जाऊँ, बताओ। बोले अच्छा एक मिनट। तो उसने कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ। तो उन्होंने पूछा तो शेखर कपूर ने बोला कि नहीं एक काम करो, उनको बोलना कि 2 दिन के बाद मुझे कमालिस्तान स्टूडियो में मिले। वो 2 दिन के बाद बॉम्बे आ रहे थे। और एक वो सीरियल कर रहे थे उपन्यास नाम का, जिसमें वो एक्ट कर रहे थे। तो और फिर उन्होंने नंबर दिया, इस नंबर पर आप फोन करके आ जाना उनके पास। मैं तो एकदम से छटपटाहट हो गई, मुझे शेखर कपूर का नाम आ गया। शेखर कपूर के साथ काम घंटियां बज गई, हो जाएगा। घंटियां बज गई। घंटियां बज गई आपकी तरह। क्यों घंटी बजी? बस 2 दिन का इंतजार कैसे भी पूरा हुआ और मैंने उनको फोन किया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम 11 बजे कमालिस्तान में आ जाओ, यहाँ पर सेट लगा हुआ, वहां आ जाओ। मैं पहुंचा 5-7 मिनट इंतजार किया, वो अपना शॉट दे के आए। बोले हाँ बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, बताओ। मैंने कहा ऐसा है, बताने में तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ जी, तो आप देख लीजिए, उसके बाद में थोड़ी सी फिर बात कर लेते। तो मैंने वो एल्बम दिखाया उनको, एक करके पूरे 11 साल का अपना इतिहास उनको दिखा दिया। 11 साल 11 साल वो देख के बिल्कुल हैरत में पड़ गए कि यार ये इतना काम और इस लेवल का काम। आज न्यू कमर 11 मिनट नहीं वेट कर सकता। आज 11 मिनट नहीं वेट कर सकता और रोल मिलते ही 1100 बार सुना देगा। जी। वो पूरा एल्बम खत्म किया उन्होंने और उन्होंने खुद ही बंद किया। उन्होंने लिखा और बोले कि तुम मेरी फिल्म के खलनायक हो। फैंटास्टिक सर। करोगे? क्वेश्चन किया, करोगे? कहा सर क्या बात कर रहे हैं, तो इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ तो काम करने का मौका मिले और आप मुझे खलनायक बना रहे हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए दूसरी नहीं हो सकती। और इस तरह से मुझे वो बैंडिट क्वीन मिली। बैंडिट क्वीन की शूटिंग के दौरान काफी जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करते रहे। वो हमने शुरू किया, उधेड़बुन रही शुरुआत में कि इस कैरेक्टर को करूंगा कैसे। इस तरह के कैरेक्टर्स मैंने कभी थिएटर में तो किए नहीं। तो ऐसे अच्छा उनका एक खास तरीका रहा एक्टर्स के साथ काम करने का, खासतौर से उन एक्टर्स का जो नए हैं, थिएटर के हैं, नए आइडियाज लेके नए ढंग से काम करने के अंदाज वाले जी। तो उनका ये कि 5 दिन पहले ही सेट पर ले गए, लोकेशन पर, लोकेशन फील करो, पहाड़ों पर चढ़ो, पहाड़ों पर उतरो,
करेक्ट, गेट अ फील ऑफ द लोकल क्लाइमेट। तो इस तरह से पहले से हमको बुला लिया गया था और फिर हम वो सब करते रहे और इस दौरान सोचते रहे कि इसको कैसा दिखेगा, क्या करेगा। शूटिंग शुरू हो गई। 3-4 दिन के बाद मेरी शूटिंग थी। शूटिंग उन्होंने दूसरे लोगों के साथ शुरू की। हम लोग लोकेशन पर चले जाया करते थे। शूटिंग चल रही थी। काफी धूप थी तो एक ऐसे बता रहा हूँ कि कैसे अचानक से एक आइडिया ऐसे क्लिक हो जाता है। तो मैंने ऊपर एक कपड़ा डाल रखा। मैंने पहले सोच लिया क्या बोलने वाले हैं। डाल दिया मैंने कपड़ा। मैंने पहले ही विजुअलाइज कर लिया आप क्या बोलने वाले हैं। तो और गॉगल्स लगा रखे थे गर्मी की वजह से। तो ऐसे ही मैं बात करते करते अचानक मैंने शीशा देखा। तो ये लुक तो कुछ अलग लग रहा है। मुझे अचानक अपने फादर का ध्यान आ गया। अरे जब वो घर से निकलते थे तो धूप से बचने के लिए तौलिए को गीला करके, पतला तौलिया चलता है ना वहाँ छोटे शहरों में, वो गीला करके अपने सिर पर रखा करते थे। और चूंकि उनकी चाल भी पहलवानों जैसी, पहलवान तगड़ी, अपने दबंग टाइप, तो ऐसे चलते थे। तो मुझे उनकी चाल बहुत पसंद थी। मतलब जो उसमें वो जो आता था एक पंच, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो दिखता था ना, वो मुझे बहुत आकर्षित करता था। तो मैंने सोचा कि अगर इस कपड़े को लेके, अच्छा वही ऐसे थॉट आया। तो फिर मैंने वहीं खड़े होके मैं कॉर्नर में थोड़ा सा चलना शुरू किया और मुझे वो फील आना शुरू हो गया। तो थोड़ी देर के बाद मतलब थोड़ी प्रैक्टिस की और मुझे लगा कि यार ये करेक्ट लग सकता है। तो मैंने सोचा कि इनसे पूछ तो लूं शेखर कपूर से। तब तक हम काफी फ्रेंडली हो गए थे। तो सर आवाज लगाई, वो थोड़ा दूरी पर थे। सर मुझे देखिए। और कहा क्या? उनका मुझे देखो। और मैं थोड़ा पीछे जाके और मैं थोड़ा सा उनको चार्ज करके दिखाया। ओह माय गॉड, करेक्ट, यही रखो, गॉट इट। यही वॉक रखो और यही कपड़ा रखो, मूछ लगाने की भी जरूरत नहीं है। वाह, कैरेक्टर डन। कंसेप्ट होता है ना कि एक ये थॉट बना हुआ है ना कि ठाकुर होगा तो मूछे भी होगी। हाँ, सो उनका नहीं, जरूरत नहीं है, इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे रखो, करेक्ट। और इस तरह से मुझे वो लुक मिला। मुझे अपने फादर की वॉक उसमें डाली और बहुत सारी चीजें फिर हम आगे उसको उसमें ऐड करते रहे। लेकिन अपने फादर से मैंने ये सब चीजें ली जो जिसकी वजह से उसका लुक बहुत डिफरेंट आ गया, कैरेक्टर में कैरेक्टर लैंग्वेज मिल गई। लवली। गोविंद जी ये बताएं जो ओ माय गॉड 2 कैरेक्टर क्या है सर, और किस प्रकार से आपने इसकी तैयारी करी सर इस कैरेक्टर की, और ओ माय गॉड के बारे में क्या बताएं। 2 ओ माय गॉड 2 इसमें यंगस्टर्स की जो कंफ्यूजन्स हैं, खासतौर से टीनेजर्स के बारे में, विडंबना। हाँ, विडंबना नहीं, हाँ विडंबना भी इसको कह सकते हैं। विडंबना ये कि उनको हमेशा अंधेरे में ही रखा जाता है सेक्स एजुकेशन के मामले में। करेक्ट। बताया नहीं जाता, छुपाया जाता है, टैबू होता है। कोई बात भी कर रहा होता तो उसको लगता है कि वो कोई अपराध कर रहा है, कोई गुनाह कर रहा है, कोई बात कर रहा है। और वो कंफ्यूजन में ही हर चीज अपने आप ही सीखते हैं बिना किसी एजुकेशन के। सेक्स कैसे करते हैं, मतलब बहुत सारी जो पूरे प्रोसेस में क्या क्या होता है कुछ नहीं पता। हम सब अंदाजे से ही करते हैं ना, जो कुछ भी होता रहा, या कहीं उल्टा सीधा देख लिया या देख के या कुछ किसी ने कुछ बता दिया, ऐसे हम तो ये कितना बड़ा फॉल्ट है अपना। उसकी वजह से कितने टीनेजर्स कितनी भ्रांतियां लेके आगे बढ़ते हैं कि यार मैंने ऐसा कर लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं उसके साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो सिर्फ करेक्ट उसने कभी कहीं ऐसे उड़ते समझ ली है। सारी गलतफहमियां, सारी गलतफहमी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हम कितना गुनाह करते रहे हैं अपने टीनेजर्स के साथ। और
अगर और हमने ऐसा किया तो कितना बड़ा और गुनाह करेंगे, ये फीलिंग आती है। बिल्कुल। और उसके सॉल्यूशन जो दिया गया है इतना करेक्ट लगता है, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। मतलब ओपनली सिखाया जा सकता है कि सेक्स कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, इसकी बुराइयां क्या हैं, इसकी अच्छाइयां क्या हैं, और इसके और दूसरे एस्पेक्ट्स क्या हैं, कैसे क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, तो कैसे बाहर के लोग उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ये खा लो ऐसे तुमने ये गलत कर दिया, उसको ठीक करने के लिए ये खा लो, इतना पैसा दो, ये दुनिया भर के धंधे चल रहे हैं। करेक्ट ये सब है इसमें। अक्षय कुमार साहब और इन सारे जो कास्ट है, कैसा लगा सर? हमको मतलब हम लगभग साथ में काम करते रहे जी। पंकज हैं या अक्षय हैं या परेश रावल हैं, सबके बहुत, परेश रावल तो नहीं है इस फिल्म में, सिर्फ मैं हैं और अक्षय रिपीट हुए हैं, बाकी सब नई कास्ट है। करेक्ट। कहानी भी पूरी नई है, कैरेक्टर्स भी सब नए हैं, सिचुएशन भी सब नई है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि करेक्ट, ये टीनेजर्स की कहानी है, यंगस्टर्स की कहानी है, ये एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने वाली फिल्म है। आप देखेंगे आने वाले समय में कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस फिल्म का। ऐसी अच्छी पिक्चरें चाहिए जिससे सोशल मैसेज भी जाए, कुछ पॉजिटिविटी भी हो, सिर्फ गाली गलोच ना हो, जैसे ओटीटी पे सारा दिन खूब दे दबा के गालियां चल रही हैं। उससे जी पिछली फिल्म भी इतनी ही रेवोल्यूशनरी थी। करेक्ट। मतलब लोग मंदिरों में जो पैसा चढ़ा देते हैं, पैसा चढ़ाना बंद कर दिया था लोगों ने, और बाहर जो गरीब हैं या लोगों की गरीबों की मदद करना ज्यादा बेहतर समझना शुरू कर दिया लोगों ने, बजाय इसके कि मंदिरों में पैसा दो, लोगों की मदद करो, उनको दुकान खुलवाओ, उनको कुछ इस तरह के काम करो जिससे उनका भला हो, समाज में एक अच्छी जगह पर जा सके। मेरे वैसे 2-3 सवाल हैं तो उसमें से एक ये है कि इतना काम किया आपने दिल्ली में, इतने साल रहे, इतने अच्छे लोगों से काम किया, और एनएसडी ने इतने अच्छे एक्टर और डायरेक्टर रिक्रूट किए हैं, है ना, उसके बावजूद बॉम्बे हब है, मुंबई हब है फिल्म इंडस्ट्री का, हम वो हब दिल्ली में क्यों नहीं बना पाए? क्यों दिल्ली वालों को बॉम्बे जाना पड़ता है? इतने सारा कुछ होते हुए भी कुछ तो अलग नहीं है। रिवर्स माइग्रेशन क्यों नहीं होती? उनकी वो मोनोपोली क्यों नहीं तोड़ पाए हम लोग? पता नहीं, मैं इसको ऐसा मानता हूं कि हर जगह की एक आबो हवा होती, वर्क कल्चर उससे जुड़ी हुई बात है। वर्क कल्चर दिल्ली जो है, दिल्ली में पॉलिटिक्स ज्यादा है। दिल्ली पॉलिटिक्स का हब है। बॉम्बे जो है आर्ट का हब है, सपनों की दुनिया है, और बॉम्बे में डिसिप्लिन भी थोड़ा ज्यादा है। बहुत पूरा कल्चर ही डिफरेंट है। कल्चर ही टोटली डिफरेंट। मतलब दिल्ली से बॉम्बे का कल्चर बिल्कुल कंट्रास्ट है। आपको दिल्ली में हर तरह की पॉलिटिक्स मिल जाएगी, लोग एक दूसरे को, अरे गली गली में पॉलिटिक्स चलती है सर दिल्ली में, गली एक दूसरे का फायदा उठाने की कोशिश में लगे रहते हैं लोग, सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश में लगे रहते हैं। बहुत कि अपनी जेब कैसे भरी जा सकती है, गलत काम करके भी तो भर लो। तो क्या ऐसी तैसी में गई दुनिया। क्या पॉलिटिक्स फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है? नहीं, वो एक अलग सब्जेक्ट है हमारा। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह की एटमॉस्फेयर है वहां पर, वहां क्रिएटिविटी में, खासतौर से फिल्म मेकिंग में बहुत लोगों ने कोशिशें की हैं। मैंने दिल्ली के कई प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है, लेकिन उनका जो वर्क कल्चर है वो पैसों को बचा बचा के काम करने का है। उनका ध्यान ये नहीं है कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएं। फिल्म मेकिंग एक पैशन है। करेक्ट, इट्स एब्सोल्युटली पैशन के साथ काम नहीं हो सकता वहां। या तो पैशन के साथ काम नहीं होगा, या तो पैशन रख लो या फिर पैसे बचा लो। सर दूसरा सवाल, कितने सीरियल्स किए हैं, कितने ऐड किए हैं, वहां पर जाते हैं, हम करते हैं, बस उनका वो ही तरीका होता है। एक दिन में जितना बचा सकते हैं बचा लो,
जितना आर्टिस्ट से कम करवा सकते हैं करवा लो, Negotiate बाद कर में थोड़ा सा कम दे दो चलेगा, रिक्वेस्ट कर लो कम ले लो, मतलब इस तरह की छोटी मेंटेलिटी के साथ आप जब आप इस तरह का बड़ा काम करना चाहेंगे, कर सकते हैं। कोई 600 करोड़ की 800 करोड़ की फिल्म बना सकता है क्या दिल्ली में? कोई भी बंदा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल साउथ है। में कैसे, साउथ का साउथ- कल्चर आप देखा है, क्या कन्विक्शन है। सही बात। बाहुबली 1, बाहुबली 2, RR, RRR, कोई 800 करोड़ लगा रहा है, कोई 600 करोड़ लगा रहा है, इस कन्विक्शन के साथ कि इसको इस पैसा वापस आएगा, हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, पैशन, ये पैशन, उसके लिए इतनी तैयारी करेंगे। ये वही कहानी इसके है लिए- कि वही कहानी कि मैं 6 महीने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग घबराना मत, मैं आपको लेने आऊंगा। देखिए ये जो दृढ़ता Yes, है, yes, yes. आपको ये अपने- दृढ़ निश्चय, जो दृढ़ निश्चय है, जो आपका काम करने का तरीका है, या जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, यही आपको वो सागर से दिल्ली और दिल्ली से बॉम्बे जो मुंबई के और सागर तक ले आप गया। जहां बैठे। सर मेरा दूसरा बिल्कुल। सवाल ये है कि जिस तरह से म्यूजिक स्कूलों में सिखाया जाता है, क्या आपके हिसाब से थिएटर नहीं होना चाहिए स्कूलों में भी, इसको बढ़ावा देने के लिए? बिल्कुल होना चाहिए, और इसके लिए हमारा काफी वो चल रहा है। मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, जी, मतलब स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर थिएटर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, होना चाहिए। एब्सोल्युटली होना चाहिए। और इस दिशा में काफी काम हुआ है, सिर्फ उसको कैरी फॉरवर्ड करने वाला ऐसा Mindset समझदार व्यक्ति नहीं आया पोजीशन में, कि क्लास 10 पॉलिसी मेकर्स में। क्लास 10 और क्लास 12 में थिएटर लाइक हिस्ट्री, ये- सिविक्स एंड बायोलॉजी एक सब्जेक्ट हो। बिल्कुल, ये अनिवार्य होना है। चाहिए। कई कॉलेजेस में हुआ, हम्म कई स्कूलों में जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं या जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें हुआ, क्योंकि उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस समझी। सेंसिटाइजेशन, लेकिन ये एक्चुअली होना चाहिए सरकारी स्कूलों में भी। सरकारी पॉलिसी वहीं से लेकिन- बनेगी। बड़ा लचर वहाँ की व्यवस्थाएं रहती है ना, इस वजह से कोई उसको वहाँ मेंटेन करने वाला, उसको मान लो शुरू हुआ भी है एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, तो वो स्टैंडर्ड बनाए रखा जा सके, उसके लिए इतना पैसा खर्चा करना है, तो खर्च करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आगे आना चाहिए। वो उसको लगता है क्या फालतू में यार रिहर्सल में पैसा खर्चा कर रहे हैं, चाय की कौन सी चाय, हाँ, नाटक करो। आपकी जो, मैं ये पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपकी जो शादी हुई, जब बातचीत हुई तो किसी ने आपको ये नहीं कहा अच्छा भाई नाटक तो ठीक है, काम क्या करते हो? पहले ही तो ये प्रश्न होता है, पहले ही प्रश्न होता है कि ये नाटक अच्छा। ठीक है, करते क्या हो, तो करते क्या हो। करते क्या। अमरजीत के साथ कई बार ये हुआ है कि तबला बजाते हो, करते क्या हो। आर्टिस्ट की, कलाकार की बड़ी मुश्किल से शादी होती है। बिल्कुल वो सबके साथ ही होता है, हमारे साथ वो खूब हुआ है। अच्छा सर, एक और बात पूछना चाहूंगा, ऐसा कोई रोल जो आपके लिए चैलेंजिंग रहा हो, जिसमें उतरने के लिए आपको टाइम लग गया हो, चाहे वो थिएटर या फिल्म है? हाँ, कि एक या दो रोल ऐसे जिसमें आपको वाकई में आपको लगा यार ये चैलेंजिंग है, उसमें घुसने में आपको टाइम लगा कि यार ये काफी मुश्किल काम। वैसे तो आपके लिए कोई मुश्किल है नहीं, मैं भी जानता हूँ, कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें दो रेफरेंस छोटे छोटे मैं आपको दे सकता हूँ जी। क्योंकि हम कोशिश यही करते थे कि जो भी काम करो अब उसका इम्पैक्ट तो क्रिएट होना ही चाहिए, नहीं तो वो आपके पूरा एफर्ट्स बेकार है। एक नाटक हमको मिला था बहुत ही संयोग से, जिसने मुझे जो मेरा टर्निंग पॉइंट भी रहा, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, एक सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है, जो एक रात की कहानी है। उसमें एक नपुंसक राजा होता है जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, उत्तराधिकारी नहीं दे सकता राज्य को। तो उस समय इस समस्या को समाधान के लिए नियोग प्रथा हुआ करती थी। नियोग प्रथा वो हुआ करती थी कि रानी को एक रात के लिए ये अवसर दिया जाता था, ये
हक दिया जाता था कि आप किसी एक मर्द को चुनने, और वो भी सार्वजनिक रूप से। उसके लिए इनविटेशंस आते थे, स्वयंवर रचा जाता था एक रात के लिए। बड़े दूर दूर से अच्छे अच्छे राजकुमार और ये सब इस तरह के लोग, राजा महाराजा और दबंग लोग आया करते थे, और उनमें से किसी एक को वो माला पहना के एक रात के लिए उसके साथ समय बिताती थी, और उससे बच्चा हासिल किया जाता था। ये एक प्रथा थी जिसको नियोग प्रथा कहा गया, करेक्ट, प्राचीन काल में। हाँ जी। तो ये वो कहानी थी। अब देखिए, मतलब किस तरह से हम, मतलब जो हम सीखते हैं और किस तरह से हम उसको अपने एक्ट में लागू करते हैं, और उसका छोटा सा प्रोसेस क्या होता है, अगर छोटे थोड़े में कहें तो, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और उसकी उस प्रोसेस से गुजरने का जो अनुभूति होती है वो क्या होती है, उसका जो लिया हुआ नॉलेज है वो आपको कितना एनरिच करता है। बहुत सारी चीजें हैं इस पूरे इसमें। तो इसमें पूरे नाटक में ये तय हो गया कि रानी ने एक स्वयंवर में एक आदमी को सिलेक्ट कर लिया है, अब वो सामने जाएगा, सामने हवेली में जाएगी, उसके साथ रात बिताएगी। ठीक है, यहाँ से नाटक शुरू होता है। बहुत जद्दोजहद के बाद फिर फाइनली दोनों मिलते हैं, आपस में बात होती है और उनको लेके जाया जाता है रानी को। अगला सीन है जिसमें रानी सामने है हवेली में, वहां लाइट जल रही है, और राजा है पूरी रात छटपटाता है। उसको मालूम है उसकी पत्नी किसी दूसरे के हाथों में। जी। अब अगर हम इमेजिन करें कि हमारी पत्नी किसी दूसरे के हाथों में है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? करेक्ट। सो हमने ये सीखा है कि जो भी कैरेक्टर आप कर रहे हैं उस कैरेक्टर में अपने आप को डालो, लागू करो। छोटी सी बात बता रहा हूँ, बहुत लेकिन खूब, कितनी इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है सर। जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं उसमें अपने आप को डालो। जिस सिचुएशन में वो कैरेक्टर है उस सिचुएशन में अगर आप होंगे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? सिर्फ 2 सेंटेंस हैं ये। दुविधा बहुत मुश्किल। तो हाँ, तो हम उस प्रोसेस से फिर अपने कैरेक्टर को तैयार करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो अब मुझे पता है कि सामने वाली हवेली पर मेरी पत्नी है, और अभी शायद उसने वो कपड़े निकाले होंगे, अभी शायद उसने वो कपड़े निकाले होंगे, अभी ऐसे हो गया होगा, अभी ऐसे हो गया होगा, उस आदमी ने उसको पकड़ा होगा। मतलब ये थॉट, विजुअलाइजेशन, ये विजुअल्स चल रहे हैं दिमाग में सीन में, स्टेज पर आने से पहले। मतलब ये सब हमने रिहर्सल्स में, प्रैक्टिसेस में तय कर लिया, ऐसे ऐसे होगा तो मैं क्या क्या करूंगा, ये सब हो गया। स्टेज पर जाने से पहले एक छोटी सी लाइन हम अपने अंदर चलाते हैं इमेजिनेशन में। जैसे मुझे पता है कि 10 सेकंड बाद मुझे ये बोलना है, स्टेज पर जाना है, अंधेरा है, जैसे एक सीन खत्म हुआ, अंधेरा हुआ, और 10 सेकंड के बाद दूसरा सीन शुरू होना है, लाइट आएगी। करेक्ट। उन 10 सेकंड की अवधि के बीच में मुझे बहुत ही फास्ट, मतलब जो मैं सोचता था, स्विच ओवर, हाँ, कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, धरती पर बोझ हूं, मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता, मैं इस राज्य को उत्तराधिकारी नहीं दे सकता, मैं अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, मैं बोझ हूं, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मारो। वो तो ऐसा वहां अंदर विंग के सामने दीवार पर हाथ ऊपर करके
और मैं अपना इमेजिन करता था कि मैं नंगा भाग रहा हूँ सड़कों पर और बच्चों को बोल रहा हूँ मुझे मारो, मैं धरती पर बोझ हूँ और बच्चे पत्थर मार रहे हैं मुझे, और वो पत्थर लग रहे हैं मुझे मेरे शरीर को, पीठ में बड़े बड़े पत्थर। और उन 10 सेकंड में ये सब करके, और जैसे ही लाइट आने वाली होती थी हम एंटर करते थे इसमें। आप सोच सकते हैं उस फीलिंग में आपकी आंखें क्या होंगी, आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, थॉट प्रोसेस क्या होगा, कितने डेप्थ में आप रहेंगे। और आपको मालूम है कि जो उस खिड़की में देखना है, जिस खिड़की से मुझे अपनी वाइफ जिस हवेली में है वो खिड़की जलती हुई लाइट दिख रही है और वहां वो सब चल रहा है। बाप रे बाप। छोटा सा ही प्रोसेस है। आपने सर सारे बाल खड़े हो गए वदन के आपके सुन के। कमाल है सर। और उसी सीन में नौकरानी है जी, जो हेल्प के लिए रखी गई है, और उस खिड़की को देखा और खिड़की को देख के ध्यान आया कि नौकरानी भी खड़ी है, तो उसको देखा नौकरानी, थॉट आया ये तो इतनी जवान है, जब इसके पति ने यहाँ भेजा होगा तो उसको बहुत निश्चिंत होगा, बेफिक्र होगा, ये तो नपुंसक है तो कुछ कर ही नहीं सकता। वाह। वो ऐसे ऐसी फीलिंग्स, और फिर इसमें पूरा सीन चलता है। ये नाटक जिस तरह से हम लोगों ने, मतलब जिस तरह से मुझे सिखाया गया, बहुत सारी चीजें हमने इसमें डाली, तो एकदम कुछ का कुछ बन गया मेरे लिए, रेवोल्यूशनरी सर। और पब्लिक के लिए तो कमाल हो गया। टॉपिक ही देखिए ना, इतना अच्छा नाटक, मतलब इतना हाथों हाथ उन्होंने लिया और खूब मेरी तारीफ हुई। और ये ऐसा ही बाय द वे, हम तो 2 साल, 1.5 साल हुआ था सीनियर्स के बीच में, मैंने बताया ना पेट्री कंपनी में गया, तो 1.5 साल में आपको मेन रोल थोड़ी में लग जाएंगे। तो लेकिन 1.5 साल में ही ये ऐसे संयोग जुड़ा, क्योंकि मैं लगातार प्रैक्टिस में था। तो प्रैक्टिसेस दिखती हैं आप सामने हमेशा, तो वो ऐसे रिहर्सल कर दी मैंने, थोड़ी सी रिहर्सल एकदम पसंद आ गई डायरेक्टर हमारे रामगोपाल बजाज जी को, बहुत खूब। तो उन्होंने मुझे वो रोल दिलवा दिया, हमने उसको इस ढंग से कर दिया, तो बहुत ही कमाल हो गया वो नाटक। उस नाटक को जर्मन से एक डायरेक्टर आए, प्रोफेसर फ्रिट्ज बेनविट्स, जिन्होंने ओथेलो प्ले करना था हमारे ग्रुप के साथ, शेक्सपियर का। करेक्ट। तो उन्होंने मेरी ये परफॉर्मेंस देखी, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो यही लड़का चाहिए। वाह। सबका इरादा ये था कि ओथेलो जैसा कैरेक्टर यही कर सकते हैं। नहीं, सबका इरादा ये था कि वो उसके लिए कोई मैच्योर एक्टर चाहिए, पर उन्होंने कहा मेरे को यही चाहिए, सीनियर एक्टर चाहिए ऐसा कैरेक्टर करने के लिए। ये तो अभी इसको 1.5-2 साल हुए कोर्स किए हुए, अभी तो इतने सारे एक्सपीरियंस एक्टर्स बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो यही चाहिए। तो उसकी वजह से मुझे वो कैरेक्टर मिला, और उस कैरेक्टर की भी बहुत, मतलब हम हमेशा साइकोलॉजी में जाते हैं, जैसा मैंने बताया। करेक्ट। वो ओथेलो का कैरेक्टर ये था कि उसके दिमाग में भर दिया जाता है कि उसकी वाइफ ने उसके साथ चीटिंग की है और चीटिंग कर रही है। और जब आपको मालूम है कि मेरी वाइफ चीटिंग कर रही है और आपके साथ है, आप सोचिए आप किस मनस्थिति में रहेंगे। तो इस तरह की मनस्थिति का कैरेक्टर आपको मिला, मुझे मिला, और उसकी तैयारी भी कुछ उस तरह से मैंने की जैसे मैं करता रहा जी। इन सब चीजों ने बहुत सिखाया मुझे, और यहीं से मैं मतलब मेन एक्टर बन गया था। सभी सीनियर्स के बीच में रहते हुए भी रेपर्टरी कंपनी का मेन एक्टर बन गया। फैंटास्टिक। बहुत सारी चीजें उन्हीं से। सुपर। हमें कितना कुछ सीखने को मिला सर। हमें क्या, आज तो ये तो हम ऐसा लग रहा है कि
मुझे तो पूरे हमारी ट्रेनिंग हो रही साक्षात है। भगवान दिख गए अपने। अरे क्या बात कर रहे हैं? नहीं सर, सीरियसली मैंने नहीं, बिल्कुल सही कह रहे तभी हैं। पहले ही मैंने जब आपसे बात कर रहे हैं, आप देखिए हमारी कॉन्वर्सेशन 2 घंटा चल रही है, 2.25 घंटा चल रही है। हम तो जो सीख, हो गए। हाँ सर, आराम से 2.25 घंटे हो गए। हम तो जो Oh God. आप देखिए, और हम थके नहीं है। मैं तो हम तो 10 इतना घंटे enjoy और कर रहे बैठ हैं और सकता इतना हूँ। कुछ सीख रहे हैं। हम इतना एंजॉय कर रहे हैं, अरे वरना वाह। अगर जरूरी नहीं है कि हर बार एक कॉन्वर्सेशन इतनी रोचक, हो। मनोरंजन जी। से भरपूर और मजेदार हो, और आदमी ये- थक ही नहीं रहा, बैठा बैठा सुन रहा है। वो वो हमारा बड़प्पन नहीं, वो आपका बड़प्पन है। आपका है। अरे वो आपका बड़प्पन है, Thank you, thank you. आपकी क्रिएटिविटी है। अपना गोविंद जी, आपसे मुलाकातें अब होती रहेंगी, आपसे सीखते रहेंगे। अमरजीत भाई, जी, जी। कोई सीक्रेट क्वेश्चन है? हाँ जी, आपका कोई ऐसा सीक्रेट सवाल, सॉरी, ऐसी ऐसी कोई सीक्रेट बात जो आपने आज तक किसी को नहीं बताई है और यहाँ बताना चाहेंगे? अरे बाप रे। अब मजाक कोई सीरियस सवाल नहीं है ये। अदाकारी के क्षेत्र में आपने अदा करके वो शायद दिखा दी हो, पर बोल के हमें बताइए जरा आज। नहीं, मतलब ऐसा कोई सीक्रेट तो मेरे ख्याल से मेरे जीवन में है नहीं। बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट व्यक्ति हूँ मैं। करेक्ट, नहीं वो तो है, पता है। और मैं बहुत सोचूं भी तो भी ऐसी कोई बात नहीं मुझे लगता तो नहीं कि मैं- यही सीक्रेट है। यही सीक्रेट ये सीक्रेट हो सकता है कि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ। करेक्ट, वो देखिए आपने ऑलरेडी निकाल दिया बात। जी जी सर, एक और है कि बस ये हमारा लास्ट सवाल है मेरा, खासतौर से हाँ अब जी। हम दोनों भाई इस बात पे डिबेट करते रहते मैं कि इतने लंबे कैरियर में इतनी मेहनत और इतना कुछ करने के बाद कोई ऐसा पल जो आपको छू गया हो, आपके मन को छू गया, दिल और दिमाग को, मन को छू गया होगी? मतलब आपने तो इतनी सारी बात बता दी, वो तो इतनी मन भरी बातें बता दी हैं। सारा कुछ नहीं दिखा, उसके अलावा कुछ ऐसा रहा एक इंसिडेंट हुआ बॉम्बे में स्ट्रगल के दौरान में, कहीं भी? एक मैं छोटा सा, आप चूंकि आपने प्रश्न किया है, जी जी, बहुत सारी बातें मतलब हम नहीं कही हैं। मुझे अभी थोड़ा सा याद आया कि शायद इसके बारे में मैंने छूट लोगों गया। को ज्यादा कहा नहीं है। प्लीज। मैं नया नया आया बॉम्बे, तो सुभाष यही सौदागर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और अनुपम के साथ मेरा अच्छा था। अनुपम ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे यहाँ बॉम्बे। अनुपम खेर जी साथ में हम लोग क्लासमेट रहे, जी तो वो इसमें रोल कर रहे थे बढ़िया। आपने फिल्म देखी होगी। हाँ दाढ़ी तो फिल्म के सूत्रधार का कैरेक्टर हाँ, किया है बिल्कुल, उन्होंने। तो मैं उनसे मिलने आया जाया करता था शूटिंग के दौरान। अक्सर हम तो अपने फ्रेंड्स वगैरह कोई जो आते हैं नए, तो उनको शूटिंग में बुला लेते हैं, शूटिंग भी देखते हैं। लोगों से पहले तो सिर्फ मिलवाने का ही हुआ करता था एक सिस्टम। आजकल मिलवाने का सिस्टम इतना नहीं है, इतना आजकल कास्टिंग एजेंसीज आ गई हैं जो कास्टिंग करती हैं मेनली। करेक्ट। अगर किसी डायरेक्टर से आप मिलवाते भी हैं किसी एक्टर का, तो वो बोल रहे हैं कि इससे मिल लो, कास्टिंग वाले से। वो क्यों सर? ताकि कास्टिंग वाला उनको टेस्ट कर ले कि ऑडिशन करके या बात करके या जो भी है, अगर उसको करेक्ट लगेगा, क्योंकि कास्टिंग की पूरी सेंस उसको दे दी गई है। कास्टिंग का काम उनको दे दिया गया। तो वो अपने हिसाब से सब कैरेक्टर्स के हिसाब से वो एक्टर को फिट कर लेता है उसमें कि हाँ ये इस कैरेक्टर के लिए फिट करेंगे जी। पहले कास्टिंग एजेंसी जैसी कोई बात हुआ नहीं करती थी, डायरेक्टर खुद ही तय करता था या प्रोड्यूसर तय करता था कि इसको लेना है तो ले लिया, इसको ले लो, इस कैरेक्टर के लिए ले लो, ऐसे हो जाता था। तो जब भी लोग हम जैसे हमारे टाइम में, उस टाइम में भी खासतौर से 90s की बात कर रहा हूँ, कोई अगर एनएसडी से आता था, हमारा क्लासमेट आता था, तो हम साथ के साथ डायरेक्टर से मिलवा दिया करते थे या प्रोड्यूसर होते थे तो उनसे मिलवा दिया करते थे।
तो सर वो आप सुभाष घई के सेट के बारे में बता रहे थे, अनुपम खेर। हाँ, हाँ। तो इसी तरह से मैं उनकी शूटिंग में जाता था, तो एक कैरेक्टर निकला, एक टेररिस्ट का कैरेक्टर उसमें निकला। उसकी उन्होंने शूटिंग नहीं की थी, टाइम था, इस वजह से उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं गया था, बाद में जब शूटिंग करेंगे उस समय देख लेंगे। तो अनुपम ने उनसे मिलवाया और बोले कि अच्छा काम करता है वगैरह, रेपर्टरी कंपनी में काफी नाम वगैरह सब उसने इंट्रोड्यूस अच्छी तरह से करवाया। तो उन्होंने जब मुझे ध्यान से देखा, अच्छा ठीक है ठीक है। 2-3 दिन के बाद फिर अनुपम ने मुझे बुलाया कि इस तरह से एक कैरेक्टर है और ये चाहते कि तुम करो। तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी, बहुत बड़ी। सौदागर, सुभाष घई, दिलीप कुमार जो मेरे सबसे गुरु रहे, राजकुमार, कितनी बड़ी कास्ट। मैं चक्कर आ गया मुझे ये सोच के कि मुझे ये क्या काम मिल रहा है, और फाइनली हो गया। मुझे वो काम दे दिया गया और उन पूरी दुनिया को बता दिया बहुत मैं दिलीप साहब के साथ काम कर रहा हूँ, मैं राजकुमार के साथ काम कर रहा हूँ, मैं सुभाष घई के साथ काम कर रहा हूँ। क्लाइमैक्स से आगे है जी। शूटिंग हुई बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मतलब सुभाष जी एकदम इम्प्रेस्ड, सब हुआ। वो कैरेक्टर फिल्म उससे शुरू होती थी और फिल्म उस कैरेक्टर पे एंड होती थी। वाह। उसका लाइन ये था कि टेररिस्ट जो शस्त्र उठा के चीजों का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, अंत में मतलब वायलेंस कभी आपको कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकती। आपकी बातचीत, आपका प्यार, स्नेह ही एक दूसरे से जुड़ाव पैदा कर सकता है, वही सॉल्यूशन दे सकता है। सो शुरुआत इससे होती है, वायलेंस वगैरह वगैरह वो सब, और फाइनली फिल्म खत्म होती है, ये कैरेक्टर बंदूक नदी में फेंकता है और वहां फिल्म बंदूक फ्रीज हो जाती है, वहां पर इसको इस कैरेक्टर का एंड। कमाल। शूटिंग हुई बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जब शूटिंग कंप्लीट की इन्होंने, तो वो फिल्म बनी 4.5 घंटे की। अच्छा। 4.5 घंटे की फिल्म बनी। एडिट करते करते 10 मिनट कम किए, 15 मिनट कम किए, फिर 10 मिनट कम किए, 15 मिनट कम किए, 4 घंटे की बनी, फिर थोड़ा सा और कम किया, 3.25 घंटे की फिल्म। 3.25 घंटे के बाद वो कम हो ही ना, गुंजाइश खत्म हो गई उसकी, और वो चाहते थे कि 3 घंटे की रहे फिल्म। तो तकरीबन 3-4 महीने लगे ये डिसीजन करने में कि क्या करें हम इसका। पता नहीं कैसे किसी ने उनको सजेशन दे दिया कि अगर मान लो ये पूरा कैरेक्टर ही निकाल दें, आप वाला तो इसमें तकरीबन इसमें तकरीबन 15 मिनट आपको गेन हो जाते, क्योंकि उससे जुड़े हुए और सीन से। तो उन्होंने वो ट्राई किया, बात बैठी नहीं होगी। ट्राई किया तो कहानी में थोड़ा सा फर्क आया, लेकिन बाकी कहानी सब कुछ सेट रही। वो पूरा कैरेक्टर का ट्रैक ही निकाल दिया। अरे और मैं पूरी दुनिया को बता चुका था कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, कैसी शूटिंग हुई है, दिलीप साहब के साथ मेरा ये सीन किया, ये सीन, ये वो वगैरह। अब मैं बार बार उनको कनेक्ट करूं कि डबिंग हो रही है, मुझे बुला ही नहीं रहे। हाँ, बुलाते हैं। डबिंग खत्म हो गई, बुलाया नहीं। फिर मैंने उनको कनेक्ट किया, बोले हाँ बताते हैं, अलग से करेंगे। पूरा कंप्लीट होगा पोस्ट प्रोडक्शन। मैं कहा सर क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा अपसेट होना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा आप अशोक जी से मिल लीजिए। अशोक जी उनके ब्रदर,
जो फिल्म प्रोडक्शन का सारा काम संभालते रहे। तो मैं उनके पास गया, थोड़ा छटपटाहट बढ़ती रही। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने सब पूरा बताया उन्होंने कि 4.5 घंटे हो गई थी, फिर बहुत परेशान रहे, सब लोग बहुत टेंशन में रहे, फिर ये डिसीजन हुआ है कि इस कैरेक्टर को निकाल दिया जाए, तो अभी आप फिल्म में नहीं हो। अरे ओह गॉड, ओह माय गॉड, इतनी बड़ी बात उन्हें इतनी धीरे से कह दी। और मेरे तन बदन में मतलब ऐसी हलचल मची, और वो मोमेंट में बर्दाश्त नहीं कर पाए। आके मैं अपनी पत्नी से लिपट के इतना रोया, मतलब मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था ये कि एक तो पहला इतना बड़ा काम, वो ठीक है, मेरा एक नाम था बड़ा, मैंने सब लोगों को बोला मैं दिलीप के साथ काम कर रहा हूँ, मैं राजकुमार के साथ काम कर रहा हूँ, और जब नहीं देखेगा तो लोग मुझे कितना बेइज्जत करेंगे। मतलब बहुत सारी ऐसे थॉट्स मेरे दिमाग में ऐसी हलचल मचाते रहे, और उससे निकलने में भाई साहब इतना समय मुझे लगा, डेली मतलब बियर मतलब इस तरह की परेशानियों में फंस गया था। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा जिसने मुझे सबसे ज्यादा झंझोड़ दिया था, पेन दिया, दर्द दिया। बहुत मतलब मैं बहुत अपसेट बना रहा मैं। उस दौरान सब चीजें उल्टी होती रही। समंदर के किनारे बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, मतलब कुछ सोच नहीं रहे तो भी रोना आ रहा है, ऐसे हो गया था। ये एक किस्सा है जो मैं लोगों को नहीं बताता हूँ। आपने कहा तो मैंने कहा इसका जिक्र जरूर कर दूंगा। और इसी तरह से बहुत सारे, इसी तरह से ये एक रूटीन प्रैक्टिस है यहाँ बॉम्बे इंडस्ट्री में। इस तरह से बहुत होता है। इस तरह से और 2-3 किस्से ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत झंझोड़ा, लेकिन मुझे उससे सीख मिल गई थी। तो मैं चीजें बर्दाश्त करता हुआ आगे बढ़ा। सबर का बांध मतलब टूटा नहीं। रोल मिल गया आपको, और फिर नरेट कर दिया गया, आप मिल भी शूटिंग गया पर आए हैं, और नहीं आप भी मिला। शूटिंग पर आए हैं, शूटिंग पर आए हैं, एक दिन शूटिंग नहीं हुई, दूसरे दिन शूटिंग नहीं हुई, तीसरे दिन बताया गया कि वो रोल किसी और को दे दिया गया, उनके अपने मामे के बेटे को दे दिया गया। बिल्कुल यही हो रहा है, करेक्ट। एक राम प्रसाद बिस्मिल का कैरेक्टर मुझे मिला था, काकोरी कांड, आपको याद होगा। यस वेरी राम प्रसाद बिस्मिल उसके वो थे, वो कैरेक्टर मिला। क्या नाम बोल सकता हूँ, मनोज कुमार साहब ने शहीदों के नाम ऐसी कोई एक सीरियल बनाया था, उसने मुझे वो कैरेक्टर दिया वैसी 2 दिन शूटिंग पर जाता रहा। तीसरे दिन पता लगा कि उनके जो भांजे हैं, उनको भी शायद आप जानते हैं, मनीष गोस्वामी, जो सीरियल के बड़े प्रोड्यूसर रहे, बाद में मैंने उनके सीरियल्स भी किए, आशीर्वाद, अभिमान, ये उन्हीं का सीरियल थे। उनको वो रोल दे दिया गया था। नहीं सर, चलिए कोई बात नहीं, बेबाकी से ओपनली बात हो रही है इसमें। ये तो मैं बता रहा हूँ, हाँ, लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं इसमें, कटुता की तो कोई मैं बात इसलिए नहीं भी बता रही। रहा हूँ कि आने वाली जनरेशन को परेशानी ना हो इस तरह के। ये बहुत बड़ा सबक मिल गया उनको, तैयार रहे। गोविंद जी, मजा आ गया, टू गुड, ओ माय गॉड, इट वाज रियली फैंटास्टिक। हमारे साथ ओ माय गॉड हो गया आज तो कमाल है ये तो। गोविंद की कृपा है कि नामदेव जी आ गए, हमें भी नामदेव जी मिलेंगे। सो दैट्स इट। सो अमरजीत भाई, हाँ जी, बस ये तो बनता है इनके। हाँ, ये तो भाई बनता है। क्या बात, बहुत थैंक यू गोविंद जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।